जी हाँ, बहुत कुछ एक्शन है इस शो में। जैसे कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, बुल्स वर्सेस बेयर्स, यानी नीरज के तर्क जानेंगे और यतिन के तर्क जानेंगे। तो नीरज आज आपको बुल्स के तर्क बता रहे होंगे और यतिन आपको बता रहे होंगे बेयर्स के क्या तर्क हैं। तो ये खास चर्चा थोड़ी देर में अब शुरू होने वाली है। इसके अलावा 2:30 बजे आज हमारे साथ आनंद राठी जी जुड़ेंगे। जी हाँ, चेयरमैन है आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के। उनसे समझेंगे कि वो मार्केट को इस समय किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दशकों का एक्सपीरियंस है उनको, और उनसे जानेंगे कि कौन से सेक्टर्स इस समय उनको पसंद आ रहे हैं। मार्केट का आउटलुक भी उनसे हम पूछेंगे और हर 15 मिनट में एक नया शानदार ट्रेडिंग आइडिया तो हम आपको देंगे ही हर रोज की तरह। 2:15 पर श्रीकांत चौहान साहब होंगे कोटक सिक्योरिटीज के, और उसके बाद 2:30 पर राजेश पालविया जी होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज से हैं। फिर 2:45 मुदित गोयल जी बताएंगे आपको एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनी से, और प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा भी आपको एक शानदार ट्रेडिंग आइडिया देंगे। चंदन तापड़िया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, उनसे भी जानेंगे एक बेहतरीन ट्रेड। और जोशी जी के जोशीले शेयर मयूरेश जोशी जी भी होंगे आज हमारे साथ, विलियम ओनील के हैं वो, और आईपीओ अपडेट सुमित से जानेंगे। आईपीएल का अपडेट भी आपके सामने बताएंगे, पूछेंगे कि भाई कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं और कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। क्रिकेट का एक तड़का भी होगा इस शो में। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर ठीक 3 बजे, और आशीष से जानेंगे हम कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं। डीलिंग रूम चेक, उसके बाद यतिन आपके सामने पेश करेंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज भी होने वाले हैं। तो बहुत कुछ एक्शन है, लेकिन सीधे सबसे पहले चलते हैं बाजार पर। देखिए करीब करीब 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में कोशिश कर रहा है बाजार उभरने की निचले स्तरों से, लेकिन देखिए बेयर्स जो हैं वो अपना बाजार को यहां से ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। तो एक वॉलेटाइल सेशन है। ज्यादातर समय देखिए हमने लाल निशान में बिताया और दूसरे दिन लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पहला 1 घंटा बहुत मुश्किल भरा था, तेजी से हम फिसले। उसके बाद बैंकों ने देखिए थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, लेकिन ऊपर में टिक नहीं पा रहा है बाजार। तो बुल्स और बेयर्स लड़ रहे हैं, ये बाजार में हो रहा है, और आपको हम बताएंगे वो तर्क जो इस समय आपको जानना बहुत जरूरी है। कल इसी समय हमने आपको बताया था ग्लोबल बाजारों से चिंताएं हो रही हैं, और देखिए इसके चलते गिरावट देखने को मिल रही है। तो इंपोर्टेड गिरावट हमारे हाथ लगी है, और हमारे बाजार भी देखिए डगमगाते हुए। एक्सपायरी का हफ्ता है। यतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतिन, बुल्स और बेयर्स में दंगल के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल दंगल के लिए तैयार हैं, और इसके पहले मैं कविता छोटी सी पढ़ लेता हूं। बताइए कि बुल और बेयर का हो रहा है दंगल जी। ठीक है, आज है मंगल, लेकिन नीरज जी को हम वनवास भेजेंगे जंगल। यानी आप कह रहे हैं बुल्स जाएंगे जंगल? बुल्स जाएंगे जंगल। ये मैं देख रहा हूं, जब मैं स्टूडियो में आ रहा था ना, ये लोग इसी तरह से झगड़ रहे थे। और देखिए ये अभी शुरुआत हुई है, और एक शेर पढ़े, शेर का जवाब देंगे? हेमंत, बुल्स जो है जंगल में जाके भी मंगल कर देंगे। ये देखिए, ये ताकत है मार्च के लोस से यहाँ तक ले आए। इनको याद दिलाइए पिछली बार का परफॉर्मेंस। याद मैं मेरे पास परफॉर्मेंस है। देखिए वैसे जो नीरज भाई कह रहे हैं कि 7500 वाला मार्च के लोस से निफ्टी 11500 आया, लेकिन जब हमने ये बुल्स वर्सेस बेयर्स किया था, आप देखिए उस समय बाजार कहां पर था, 11400 पर निफ्टी था, और इस समय निफ्टी का चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब। देखिए 11100 के आसपास डगमगा रहा है। तो पिछले बार से अब तक वैसे यतिन आपके तर्क सही चल रहे हैं? अरे भाई साहब, ये जो आप 300 पॉइंट मेरा कम दिखा रहे हैं, जरा हाई बता दीजिए बीच में। अच्छा, हाई भी बता देता हूं। ये क्या होता है, ये जो मैच होता है क्या होता है? ये वीरू इतना झगड़ रहे हैं दोनों, हाई भी बता देता हूं 11600। वैसे ये बात 600, यानी उस समय जिसने भी सौदे कितने कटवाए होंगे ये भूल गया। हाँ, 11400 से 11600 भी गया है, लेकिन इस पूरी सीरीज में झगड़ते रहे हैं। न्यूज रूम में देखिए तो झगड़ते रहे हैं, सड़कों पे देखिए तो झगड़ते रहे हैं, और ये पूरे बाजार का कुछ ऐसा ही हाल है। चलिए शुरुआत करते हैं, किससे शुरुआत की जाए? वीरू आप बताइए, बुल से बेयर से? मेरे ख्याल से आज मंदी का दिन है, डे लो पे इंडेक्स है, तो चलिए आज मौका देते हैं बुल्स को कि यहां से कैसे पुल बैक आएगा। मेरे ख्याल से नीरज से शुरुआत करनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं आज खुश तो तुम बहुत होगे। शुरू करो। बिल्कुल शुरू करो। नहीं सर, आप सीनियर हैं, आप शुरू करिए। आपको मेरे पास है ना, क्या होता है कि आपकी हर चीज का जवाब शुरू होता करिए। है, तो आप शुरू करिए, मैं काउंटर देता हूं। वो जो ग्राफिक वाली स्मार्टनेस है ना, जो मैं लिखूंगा उसके आगे एंटी लगा दो बस। बिल्कुल। चलिए तो शुरुआत करिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए पहला तर्क, मार्केट जो है आज जो है कमजोरी क्या आया,
क्यों आया? क्योंकि अमेरिकी बाजार बहुत गिर गए और वहां पे कोरोना सबसे बड़ा विलन बन के आया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, जो किसी को अंदाजा नहीं था कि दोबारा इस तरह से बाउंस बैक करेगा। तो मार्केट में एक वीकनेस आई और उसकी वजह से दुनिया भर के बाजार गिरे और हमारे यहां भी गिरे। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, कल FII ने बहुत बेचा नहीं, बहुत छोटा सा अमाउंट 500 करोड़ बेचा, जो कि 70-80 पॉइंट गिरने पर भी बेच देते हैं वो। अब मैं क्यों तेजी की तरफ कह रहा हूं कि देखिए, अगर हिंदुस्तान के बाजार को देखिए तो जो ब्याज दरें हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये और नीचे जाएंगी, इसकी ट्रेजेक्टरी नीचे जाएगी, क्योंकि इस समय भी जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो थोड़ा लोगों के लिए महंगी लग रही है। बावजूद इसके सरकार ने बहुत पुश किया है, RBI ने बहुत पुश किया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि फंडामेंटली अभी आपकी जो मनी है वो और सस्ती होगी, जो बाजारों को एक पुश देगी, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ सबसे पहले है, और वो ग्रोथ चाहे वो RBI हो चाहे वो सरकार हो, उनकी चिंता है। देखिए, ग्रोथ की अगर आप बात करें तो पहली तिमाही की ग्रोथ देख लीजिए ग्लोबली, इंडिया की देख लीजिए, 23-24% जो है GDP में गिरावट हमने देखी है, और 10% का जो ब्याज था होम लोन का, वो लगभग 7% तो हो ही गया। तो ऐसा नहीं है कि ब्याज दर ट्रांसमिट नहीं हुए, ट्रांसमिट तो हो गए। और मेरे हिसाब से अगर आप ये बात करें कि यहां से ब्याज दर घटेंगी तो और जो है स्टिमुलस मिलेगा इकोनॉमी को, ऐसा होता नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि हम लोग अभी एक मॉनिटोरियम पीरियड में थे, जो अगस्त 31 को ज्यादातर बैंकों ने खत्म कर दिए हैं। अभी होगा क्या, क्योंकि NPAs की रिकॉग्निशन 31 अगस्त तक हुई नहीं, आगे चलते हुए हमने NPA में बढ़ोतरी देखनी है। पूरे वर्ल्ड की रैली किस दम पे चल रही है? पैसा सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वो पैसे का नल जब बंद हो जाएगा ना, पैसे का नल बंद नहीं हो सकता है। आप ये सोचिए कि फेड ने हर महीने जो है कितने बिलियन डॉलर की SIP कर रखी है। वो तो SIP कर रखी है। तो इसलिए देखिए, पैसे से क्या होगा कि आप देखिए रियल एस्टेट को देखिए, या कहीं कहीं भी देखिए आपको ग्रीन शूट दिख रहे हैं। और जो आपने 23.5% की हमारी GDP गिराई पहले, तो उसमें कितने महीनों धंधा ही नहीं था। जब जीरो तो GRP कहां से आई GDP? इसलिए उसको आप छोड़ दीजिए, आगे आप देखिएगा किस तरीके से चीजें बदलती हुई आपको दिखेंगी, और ये जो पैसा सस्ता होगा ये ग्रोथ के लिए ड्राइवर बनेगा। मॉल तो खाली है, खैर आप मॉल जाके देखिए, वीडियो बता रहे थे हमको कल न्यूज रूम में, वो इसलिए खाली हैं क्योंकि लोग नहीं जाना चाहते वहां पे, सोशल डिस्टेंसिंग वजह से ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, चलिए समझे, इसलिए मॉल खाली है। अब दूसरा पॉइंट देखिए आप, कच्चे तेल में नरमी आएगी, और ये भारत के लिए सबसे पॉजिटिव है। दुनिया भर के लिए भले दिक्कत होती होगी, क्रूड गिरा, गल्फ की ऐसी की तैसी हो जाए, लेकिन भारत के लिए, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा इंपोर्ट बिल होता है क्रूड की वजह से, तो क्रूड की नरमी और सस्ता पैसा, ये दोनों ग्रोथ के लिए बड़े ट्रिगर होंगे। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि क्रूड बहुत जल्दी बहुत तेजी से नीचे आएगा, क्योंकि ओपेक खुद कह रहा है कि ग्लोबली डिमांड कम है, इसलिए हमको नीचे लाना ही पड़ेगा इसके तो देखिए, डिमांड तो कम है, ये इन्होंने मान लिया। नहीं, ये तो आंकड़े थोड़ी बदल दूंगा, मैं तो मान रहा हूं। लेकिन जब क्रूड के दाम गिरते हैं तो वो हमारे लिए फायदा करते हैं, हमारे बिल को कम करते हैं, तब सरकार के पास और लीवर हो जाता है पैसा डालने का। नहीं, बट चलिए ये पॉइंट पे आगे आते हैं हम, क्योंकि मॉनिटोरियम खत्म होने दीजिए। मेरे हिसाब से दिक्कतें वहां बढ़ने वाली हैं, बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, NBFCs के लिए। पेन ऑलरेडी दिख रहा है। सरकारी आंकड़े भी जो आ रहे हैं क्रेडिट ग्रोथ के, वो कुछ खास नहीं आ रहे हैं। तो हमको ये चीजों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक जो है हो नहीं रहा है, और क्रेडिट ऑफटेक जब तक होगा नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता है कोई मीनिंगफुल ग्रोथ का ट्रिगर आगे चलते हुए इकोनॉमी में हमको देखने को मिलेगा। अच्छा, क्रूड पे आपने कुछ जवाब नहीं दिया? नहीं, क्रूड पे तो आप ही ने बता दिया कि डिमांड नहीं है। भैया, क्रूड गिरने से जो बताया उस पर नहीं। खैर चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। अब तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि देखिए, सरकार का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि वो एक और पैकेज लाएंगे। अब आप पीछे वाले 22 लाख वाले पे जाओगे, तो पता है मैं उसको जवाब दूंगा, लेकिन एक पैकेज की और तैयारी है। मैं आपको एकदम पक्की सूचना दे रहा हूं दर्शकों को कि सरकार को इस बात का एहसास है। वो बैक टू बैक नहीं लाना चाहते हैं, जो पहले दिया गया उसका इंपैक्ट देखेंगे और उसके बाद लाएंगे। और आप ये मान लीजिए दिवाली से पहले आपको एक बड़ा स्टिमुलस सरकार देगी, और वो मार्केट के लिए होगा। देखिए, ये अगर दिवाली पे आप पटाखे फोड़ने की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा करके इसके अंदर चीजें फूस होने वाली हैं, क्योंकि पहले पैकेज का हमने असर देखा है। कोई बड़े प्रकार की यहाँ पिकअप या इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देखी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आप पैकेज की बात करते हैं नीरज जी, लेकिन जिस हिसाब से GST कलेक्शन हो रहा है, जिस हिसाब से टैक्स कलेक्शन हो रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य सरकारों को पैसे नहीं दे पा रही है, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो जब पैसा ही नहीं है, तो आप किस पैकेज की बात कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जब पहले क्वार्टर पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया,
तो उसके बाद सरकार के ऊपर ये प्रेशर आया कि वो पैसे दें। तो जो पिछला वाला पैकेज है उसमें ऑनेस्टली जो 22 लाख करोड़ बताया गया उसमें बहुत कुछ रिजिक था, 2.25 लाख करोड़ की फ्रेश मनी उसमें डाली गई थी। अब जो नए पैकेज की बात हो रही है वो ये कहा जा रहा है कि नए पैकेज को लाए बिना चीजों को स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे आप, और तो बहुत सारे काम जो सरकार करना चाहती है वो इस थ्रू करेगी। देखिए मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, डाइवेस्टमेंट प्रोसेस चल नहीं पा रहा है बिल्कुल, क्योंकि वैल्यूएशंस नहीं मिल रहे हैं, आपको प्रोसेस रुका हुआ है। लेकिन अब सरकार को ये लग रहा है कि अपने पास से पैसे देने पड़ेंगे, नोट छापने पड़ेंगे और डेफिसिट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए वो पैकेज आएगा और उसका फायदा होगा। नहीं, बट नीरज जी जैसे आप बोल रहे हैं ना, फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ जाता है जरूरत से ज्यादा, तो मुझे लगता है एफआईआईस को पसंद नहीं आएगा, म्यूचुअल फंड्स को पसंद नहीं आएगा। आप चाहे कितने तर्क दे दीजिए, मेरे हिसाब से सरकार को कोई मीनिंगफुल पैकेज देने की जो धनराशि है, जो कॉफर्स हैं सरकारी खजाना, वो खाली है। तो खाली खजाने में काम तो होने वाला नहीं है। और अगर आप नोट प्रिंट करेंगे तो ये इन्फ्लेशन इससे बढ़ेगा और इससे जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो आपके जो तर्क है ना वो आपस में ही टकराव कर रहे हैं। देखिए अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए जेरेमी पावेल साहब दिन रात एक किए हुए हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ के 2% तो आ जाए। सर अमेरिका में ऑपोजिशन अगर आलू के और प्याज के दाम बढ़ते हैं ना तो रोड पे नहीं, सड़कों पे नहीं आते, और यहाँ सांसद जो है घेराव कर लेंगे। उसकी व्यवस्था कर दी गई, 3 कानून कल पास किए गए, उसकी व्यवस्था हो गई कि लोग अब सड़कों पे आने की जरूरत नहीं करेंगे क्योंकि उसको ओपन किया गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए पैसा तो डाला जाएगा, उसमें कोई शक सुबह होनी चाहिए। फेस्टिवल सामने खड़ा है, फेस्टिवल डिमांड आपको आती हुई दिखेगी। एक चीज आपने गौर किया है कि बहुत ज्यादा जो हमारा टैक्स कलेक्शन था कितना गिरा, 22%। मैंने रिपोर्ट किया था इतने बुरे दौर में जब सब कुछ बंद था 22% गिरा है, और वो पहले क्वार्टर की आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन 3rd और 4th क्वार्टर में होता है। तो जो अभी डेफिसिट आपको दिख रहा है, टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा, धंधा नहीं हो रहा, ये आप देखिएगा धीरे धीरे। देखिए नीरज जी, त्योहार जो आप तर्क बता रहे हैं ना, वो इंडियंस है ना ऑनलाइन सेलिब्रेट नहीं करते। आपने पहले जस्टिफाई कर दिया कि शॉपिंग लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन गांव खेड़े में जहां ऑनलाइन सुविधा है नहीं, वहां त्योहार कैसे लोग मनाएंगे? आप मुंबई की बात कर लीजिए, ऑनलाइन नहीं है, आप नहीं है, इतनी सप्लाई चेन हमारी मजबूत नहीं है। दिन भर बैठ के लोग वीडियो देखते हैं और वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं आप? छोटे छोटे शहरों में और ये देखिए, आपने कहा मॉल खाली है क्योंकि लोग घर पे बैठे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो लोग क्या घर पे बैठे बैठे त्योहार मना लेंगे क्या? त्योहार मनाने का मतलब क्या होता है? शॉपिंग ही होता है ना, नहीं होता, घर में बैठे करेंगे। दूसरी बात, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हिंदुस्तान के आप बड़े से बड़े शहर में चले जाइए, जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप है, जिस प्रकार से राज्य सरकारें जो हैं लोगों को घर पे रहने की सलाह दे रही है, एडवाइजरी दे रही है, डेली बेसिस पे हमने देखा है जो इंपैक्ट आ रहा है वायरस का वो बहुत गहन होते जा रहा है। इंडिया जैसे देश में हमने 50 लाख केस क्रॉस कर दिए हैं। तो मुझे लगता है ये फेस्टिव सीजन का मूड खराब करेगा। जिस हिसाब से हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, खैर रिकवरीज भी हो रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से लॉकडाउन की फिर से बात आ रही है ना ग्लोबल मार्केट्स में, वो कहीं ना कहीं एक भय पैदा कर रही है। देखिए ये डर है, साइकोलॉजिकल डर है, लेकिन जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और ओपनिंग अप हो रही है। ये गौर किया आपने? ये मैं तो कह रहा हूं 55 लाख का नंबर बता नहीं, हो सकता 75 लाख हो पूरी तरीके से, अगर आप टेस्टिंग के तो और नंबर बढ़ सकता है, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि सरकार को, लोगों को, सबको ये पता है कि जान है तो जहान है, लेकिन जहान भी रखना जरूरी है। तो अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, एक्टिविटी नहीं देखेंगे, अपने ऑफिस से आप बाहर निकलिए शाम को 7 बजे, अगर एक वीडियो बनाइए फिर दिखाइए मुझे कल के लोग घर में बैठे हैं कि क्या कर रहे हैं। एक्टिविटीज हो रही हैं, लोग सावधानी से कर रहे हैं या कहीं कहीं असावधानी से भी कर रहे हैं, लेकिन एक्टिविटीज चल रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फेस्टिवल के आते आते मूड बदलेगा, जो एक बहुत पेसिमिज्म हो जाता है। पीछे मत देखिए सर, रियर व्यू से कुछ नहीं होगा, आगे देखिए, हाईवे में आगे देखा जाता है। आप बात भी कर रहे हैं वैक्सीन आ जाएगी तो जैकपॉट है। यस, ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प और कार्ड है उन्हीं का है। वो कह रहे हैं कि वैक्सीन का जो 3rd फेज है उस पे एस्ट्राजेनेका भी काम कर रही है, उस पे जो हमारी दूसरी कंपनियां भारत की वो भी कई एक है जो 3rd फेज पे काम कर रही हैं, और 3rd फेज होते ही हम कमर्शियल प्रोडक्शन में चले जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि पता नहीं कब आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि 3rd फेज के जो अंतिम चरण के परिणाम है वो आपको अक्टूबर में आते हुए दिख जाएंगे। उसके बाद दवा हो सकता है नवंबर दिसंबर में आए, लेकिन जिस दिन ये ऐलान हो गया कि 3rd फेज कंप्लीट हो गया, उस दिन मार्केट रॉकेट होगा। सर सेल ऑन न्यूज ना हो जाए कहीं?
क्योंकि मार्केट ये होता है ना, सेल ऑन न्यूज कैसे होगी मुझे सेल ऑन न्यूज ही होता है नहीं सर, ये होगा, वैक्सीन आ जाएगी तो फिर तो क्या मैंने लिया क्या, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। और 2008 की उस भयानक करोड़ों लोगों के बीच में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन करना, कोल्ड चेन बनाना, वो भी एक चैलेंज है, समय लगेगा नीरज जी। कितना समय लगेगा? और दूसरी बात, 1 साल का लगेगा ना, मार्केट में 1 साल आगे देख के चलता है। इजराइल जैसे जो देश हैं, जो इतने एडवांस कंट्रीज हम मानते हैं हर चीज में, टेक्नोलॉजी से लेके कृषि उद्योग में, उन्होंने अपने देश को लॉकडाउन कर दिया, एक बात। दूसरी बात, लंदन में आज भी मीटिंग चल रही है कि किस प्रकार से यूके में कहीं ना कहीं छोटे छोटे हिस्सों में, कस्बों में फिर से लॉकडाउन लगाएं। ये इतनी बड़ी बड़ी जो देश हैं और इतने बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं, वो भी फिर से लॉकडाउन करने पे विचार विमर्श कर रहे हैं। और ऐसी आप उम्मीदें बता रहे हैं हमको कि वैक्सीन आ जाएगी तो मार्केट रॉकेट हो जाएगा। बिल्कुल रॉकेट होगा। ये तो आप सिर्फ उम्मीद ही बेच रहे हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि आपके जो ग्राफिक है टोटली सारे उम्मीद पे ही है सर। सर उम्मीद तो दुनिया कायम है, मार्केट 6 महीने मार्केट कायम नहीं होती, मार्केट 6 महीने आगे देख के उम्मीद पे चल रहा है। वैक्सीन का अनाउंसमेंट आज हो जाए कि एस्ट्राजेनेका ने बना ली, 3rd फेज कंप्लीट कमर्शियल प्रोडक्शन में जा रहे हैं, आप देखिएगा सर्किट लगेगा आपके यहाँ, क्योंकि उम्मीद तो दुनिया का है, मार्केट तो आगे 6 महीने 8 महीने देख के चल रहा है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावित देश अमेरिका है, उसको इतनी चिंता नहीं जितनी इजराइल को चिंता है। वो तो ट्रम्प साहब जाने। और ट्रम्प साहब भी आने वाले। मेरा आखिरी जो ट्रम्प कार्ड ही है कि अगर ट्रम्प साहब जीत के आ जाते हैं दोबारा से, जो कि अब बस ज्यादा दिन नहीं, 1 महीने के बीच की बात है, तो मार्केट यहां से एक बहुत बड़ी रैली दिखाएगा। उसके पीछे सॉलिड पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेट्स हैं उसमें सोशलिस्ट लोग हैं बहुत सारे, बिल्कुल। और वो सोशलिस्ट लोग जो कॉर्पोरेट टैक्स घटाए थे ट्रम्प साहब ने, उसको वापस कर देंगे वो। तो ये डर है मार्केट में, इसलिए एक असमंजस है ग्लोबल मार्केट में, खासतौर पे यूएस में। हाँ, बाइडेन जी जीत गए तो मार्केट नहीं चलेगा फिर। ये मैं इसलिए यहाँ पे पहले अच्छा, तो ये जो है ना, आप बोल रहे हैं ना बाइडेन जी जीतेंगे तो शायद नहीं मार्केट चलेगा, लेकिन हमने हेमंत हिस्टोरिकल डेटा में आपको बता रहा हूं कि अगर कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बनता है तो उस साल मार्केट गिरता है। सही है, ये हिस्टोरिकल डेटा है कि जब कोई राष्ट्रपति अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से चुन के आता है, उस साल मार्केट जो है धाए से। अरे ट्रम्प के आने के बाद कैसा कह रहे हैं आप? ट्रम्प के आने के बाद जिस साल वो चुने गए थे उस साल तो मार्केट में मंदी तो थी। उनके आने के साथ ही उन्होंने जो और देखिए ये जो मसला है ना, ये ट्रम्प साहब के जीतने हारने से कुछ नहीं होता है। हाँ। जो फैसला होगा यूएस चाइना ट्रेड डील सबसे बड़ी इवेंट होगी। जो साउथ चाइना सी में टेंशन चल रहे हैं, भाई हेमंत जी आपको याद होगा, ट्रेड डील की खबरें रोज सुबह में पिछले 1.5-2 सालों से बता रहा हूं और मार्केट उसके बाद कहां पहुंच गया। नहीं तो ट्रेड डील की चिंता हम ज्यादा कर रहे हैं, अमेरिका नहीं कर रहा, चीन नहीं कर रहा। चीन के मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, पर देखिए चीन जो है जिस प्रकार से साउथ चाइना सी में दबाव बना के रखा है उन्होंने, यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स में उन्होंने दबाव बना के रखा है, ये ग्लोबल मार्केट के लिए ठीक नहीं है, इन्वेस्टर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो धुंधलापन और जो ए ट्रांसपेरेंट वे से चाइना काम कर रहा है, वो मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट को ब्रेक लगाने के लिए काफी है। ठीक बात है, ये तर्क ऐसे ही चलते रहेंगे वीरू। ये लोग घंटे भर तक बात कर सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे से ये लोग न्यूज रूम में इसी तरह की चर्चा कर रहे थे। तो मैं एक बार मार्केट पर लौटता हूं। इस समय यतिन के पास एक ऐसा अस्त्र है, देखिए, जो काम कर रहा है। यानी बेयर्स के पास ग्लोबल मार्केट्स हैं, और देखिए ग्लोबल मार्केट्स डाउ फ्यूचर्स कहां पहुंच गया है। अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है 80 अंक की गिरावट। और देखिए जब इन लोगों ने बातचीत करनी शुरू की थी तो मैं देख रहा था 11,180 था अब निफ्टी, और अब 11,130 के आसपास पहुंचता हुआ। तो पिछले अगर आप 20 मिनट देखें बाजार के, जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है, तो पलड़ा बिल्कुल। और एफआईएस भी सीएनबीसी आवाज देखते हैं, हमको सुनते हैं, पलड़ा जी को कोई नहीं सुनता। भैया का भारी नजर आ रहा है। वही एफआईआईज बार बार कह रहे हैं कि अपनी लिस्ट बना के रख लीजिए अच्छे शेयरों की जो आपको खरीदने हैं, वरना जब चलना शुरू हो तो आप फिर बाद में गाड़ी छूट गई, लेफ्ट आउट की फीलिंग होगी, फिर मत कहना कि हमने बताया नहीं था। हम अभी से बता दे रहे हैं, अपनी लिस्ट तैयार रखिए। और एफआईआईज इनकी ट्वीट भी पढ़ते हैं जो सुबह इन्होंने मंदी वाली की थी ग्लोबल मार्केट में। जो अभी जो 15 मिनट पहले उन्होंने हेडलाइन पहली पढ़ी, वो नहीं सुनी आपने? हाँ, नहीं ठीक है, रिकवरी देखने को मिल रही थी, बिल्कुल सही है, हेडलाइन हमने बताया। लेकिन उसके बाद देखिए अभी फिलहाल बाजार गिरता, वहां कुछ कह रहे हैं आप, बताइए वीरू। मुझे यतीन का एक पॉइंट बहुत जो स्ट्रांग लगा, वो है कोरोना फियर्स और इसका दोबारा स्प्रेड होना, और ग्लोबली अगर आप देखें बड़े देशों का लॉकडाउन में जाना। लेकिन जो नीरज जी का बहुत स्ट्रांग पॉइंट था, और मेरे ख्याल से जो नवंबर 2016 में प्रूव हो चुका था, वो था अगर ट्रंप वापस आते हैं तो मोर और लेस मेरे ख्याल से हेमंत
चाहे वो यूएस मार्केट हो चाहे वो इंडियन मार्केट हो, मेरे ख्याल से इसको जॉय करेंगे। तो बिल्कुल सही है। दोनों के एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग थे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सही कह रहे हैं। पैसा याद रखिए तेजी में अच्छा बनता है, और तेजी ज्यादा अगर आप फास्ट बनता देखें है, वेल्थ क्रिएट करके देती है, मेरा मानना तो ये है। तो देखिए यतिन कह रहे हैं मंदी फास्ट में, बनता है लेकिन बोलिए। लेकिन वेल्थ क्रिएट यतिन मैं मानता हूं कि वो लॉन्ग जाने पर और लॉन्ग सोचने पे ही होती है, ये तो मैं मानता हूं। मैंने आप देखिए ना इंडेक्स कहां से कहां आ गया। 2200 का निफ्टी आपका मेरे ख्याल से 2008 में 2253 का लो था, आज ये निफ्टी 12,400 का हिला के आ चुका है। निफ्टी बैंक क्या था, तो वेल्थ तो क्रिएट होती है। अरे long सर, run में, निफ्टी लेकिन हाँ, 20 आपने ने बात सारे कही सही फंड्स कि को अगर आप आउट मंदी परफॉर्म पकड़ें, किया है। बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा पैसा बनता है। चलिए, तो ये तर्क जारी रहेंगे, हर रोज हम चलिए, इन तर्कों ये के discussion सामने खत्म नहीं। आपके सामने पेश करते रहेंगे, लेकिन मार्केट जो है वो दिन के निचले स्तर पर आ रहा है। आप दोनों के तर्क बहुत ही शानदार थे। एक्सपर्ट से पूछते हैं वो किसके साथ जाना चाहेंगे, नीरज जी के तर्क सुनकर इस समय खरीदेंगे या यतिन भाई के तर्क सुनकर इस समय सेल की कॉल देंगे। देखिए बाजार भगवान है, आपको थोड़ी देर में अभी कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, तेजी वाले आ रहे हैं, मंदी वाले आ रहे हैं, आप खुद जज कर लीजिएगा। मयूरेश जी बताइए, मार्केट का मूड कैसा लग रहा है? कल की गिरावट के बाद आज शुरुआत में संभलने की कोशिश करी, लेकिन सेकंड हाफ में बाजार फिर गिर रहे हैं, डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे। तो किसके साथ जाएंगे, तेजी के साथ, मंदी के साथ? अरे हेमंत जी, वीरू जी, मेरे हिसाब से तो दिल तो हमेशा बुल यानी नीरज जी के साथ ही है, बट जो मार्केट बता रहे हैं मुझे लगता है थिंक यतिन जी का पल्ला भारी है, जो ट्रेंड दिख रहा है। सही बात है, तो दिल तो तेजी वाला है हम सबका, लेकिन ट्रेंड इज माय फ्रेंड, और ट्रेंड देखिए थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए पालिया साहब से पूछते हैं। पालिया साहब बताइए, पल्ला किसका भारी नजर आ रहा है इन दोनों में से, बुल्स का या बेयर्स का? देखिए, नियर टर्म ट्रेंड की बात करूं तो यतिन जी का पल्ला भारी है, और रहेगा भी, हो सकता है कुछ टाइम के लिए रहे, लेकिन बाद में जो नीरज जी के जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल प्ले आउट करेंगे, और मुझे लगता है कि ठीक है 15-20 दिन, 1 महीना का टाइम है, उसके बाद वापस मार्केट बैक टू नॉर्मल होते हुए दिखेगा। तो अभी इमीडिएट बेसिस पे यतिन जी का पल्ला भारी लगा। इमीडिएट बेसिस पे यतिन जी का पल्ला भारी है। श्रीकांत जी बताइए, क्या करेंगे, बैटिंग या बॉलिंग? तो बिल्कुल, इनफैक्ट जो नीरज जी का पलड़ा है वो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो यतीन जी ने बोला है वो मुझे लगता है कि वो शॉर्ट टर्म में प्ले आउट होगा। तो शॉर्ट टर्म में प्ले आउट करने के लिए यस, मैं यतीन जी के साथ रहूंगा, और नीरज जी के साथ अगर काम करना है तो मुझे लगता है कि 10-900 के लेवल्स के लिए मैं वेट करूंगा, वहां पे मैं काम करूंगा। मैं ऑलवेज एक बात बिलीव करता हूँ कि मार्केट इज ऑलवेज राइट। तो जो मार्केट में दिख रहा है उस मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करो, उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, और फिर वो काफी फायदेमंद होता है। क्या मैं अभी ट्रेड पे भी आता हूं, मुदित जी की भी मुझे राय चाहिए। मुदित जी बताइए, किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है, बुल्स का या बेयर्स का, शॉर्ट टर्म के लिए? गुड आफ्टरनून। देखिए, सर। शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल यतिन जी का पलड़ा पूरी तरह से भारी है, और हम बोलते हैं ना ट्रेंड इज माय फ्रेंड, और अभी हम देख रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका है। और अभी बात करते में एक अच्छी चीज नजर आई है, बैंक निफ्टी ने अपना क्रूशियल सपोर्ट तोड़ दिया है, और जो भी रिकवरी हम मार्केट्स में देख रहे थे वो बैंक निफ्टी की वजह से ही देख रहे थे। क्रूशियल सपोर्ट तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ से हल्का होगा तो डेफिनेटली निफ्टी में भी यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा। तो पलड़ा बिल्कुल यतिन जी का भारी लगता हुआ नजर आ रहा है। कुल प्रकाश, हाँ बताइए। आप सभी लोगों को पूछ रहे हैं, बहुत नाइंसाफी, इनकी आंखें नम हो गई हैं। ऐसा हो गया? इनकी आंखें नम नहीं देखो अभी मेरे जवाब जो है मुदित ने दिया कि ट्रेंड इज फ्रेंड। अब ये चार्ट में जो ट्रेंड दिख रहा है उसके साथ में ये जाएंगे। नोक झोंक में 1 घंटे 2 घंटे से देख रहा हूं। प्रकाश गाबा सर, जय हो आपकी। बताइए, ट्रेड जो आप लेंगे, तेजी वाला लेना चाहते हैं इस समय, मंदी वाला? बताइए सर। मंदी वाला, मंदी वाला, क्लियर कट, ट्रेंड इज डाउन सो फार। चलिए, तो एक बात तो पक्की है, यतिन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन अगर इस गिरावट में कोई खरीदेगा अब 10-900 के आसपास मार्केट में 11,000 के आसपास, तो देखिए लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। हमारा मकसद केवल इतना था आपको समझाना कि कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो इस समय बाजार में प्ले आउट होते जा रहे हैं, और भाव भगवान है, आप देखिए बाजार कल के बाद आज भी संभल नहीं पा रहा है। तो चलिए ट्रेड लेना शुरू करते हैं। धन्यवाद आप दोनों का। वैसे आपको बता दूं, दोनों दिल से बुल्स हैं और पक्के वाले बुल्स हैं। आज ये केवल एक एक्टिंग कर रहे हैं, एक बुल बने हुए हैं, एक बेयर बने हुए हैं, लेकिन दोनों के तेजी के कॉल फैंटास्टिक रहते हैं। शुक्रिया आप दोनों का। मैं हेमंत यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ।
मैं दिल से उस दिन सबसे ज्यादा खुश होता हूं जिस दिन मार्केट गिरता है, नहीं ठीक है, क्योंकि खरीदने का मौका मिलता है। अदरवाइज मार्केट चला जा रहा है और आप खुश हो जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है अब्दुल्ला दीवाना, जब मार्केट गिरे तो खुश होना चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप खरीदिए। बिल्कुल। चलिए लेते हैं अब ट्रेड। श्रीकांत जी ने कहा है कि वो बॉलिंग करना चाहते हैं। श्रीकांत जी बताइए पहला ट्रेड। देखिए, मैं बॉलिंग बिल्कुल करूंगा, लेकिन बॉलिंग करूंगा मैं मार्केट के ऊपर, निफ्टी के ऊपर। अगर शॉर्ट करना है या तो ट्रेड लेना है तो मैं शॉर्ट करके चलूंगा, और क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि ब्रॉड बेस तेजी है। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर व्यू लेना है तो मुझे लगता है कि काफी सारे स्टॉक काफी अच्छे लेवल्स पे गिर चुके हैं, और इसके आगे की जो बिकवाली आएगी हेमंत जी, वो आएगी किसी गिने चुने स्टॉक्स की वजह से आ सकती है। तो जैसे मे बी शायद रिलायंस गिर जाए या तो हिंदुस्तान लीवर और गिर जाए, और उसके पीछे मार्केट 100-150 पॉइंट गिर जाए, वो अभी एक मामला बनेगा। अभी 2 दिन में हमने काफी बड़ी बिकवाली देख ली है, तो मुझे लगता है कि अगर आज के दिन में अगर लॉन्ग करना है, अगर कुछ, क्योंकि मार्केट एक क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, तो यहाँ पे मैं टीसीएस पे एक लॉन्ग का ट्रेड लूंगा। 2530 के करीब ट्रेड कर रहा है, और ये स्टॉक यहाँ से मुझे लगता है कि शायद 2600 के लेवल्स को छू सकता है आज या कल या परसों के ट्रेड में, और यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है। तो 2490 के स्टॉप लॉस के साथ हम टीसीएस को लॉन्ग करने की राय देंगे। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आज नीरज जी ने वैसे सुबह में रेड कलर की टाइप रही थी, और उन्होंने एक मूड बना दिया था कि मार्केट गिरने वाला है, और इनफैक्ट मार्केट गिरा। और जब अभी ये बुल और बेयर का जब इनका डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तो मुझे वही लग रहा था कि नीरज जी आज बेयर के साइड पे है कि बुल्स की साइड पे है। तो मॉर्निंग में वो बेयर के साइड पे थे, लेकिन राइट उन्होंने अच्छा का मार्केट को गिराया भी, और अभी मुझे लगता है कि शायद जो नीचे आ रहा है उसमें वो सपोर्ट भी दे देंगे मार्केट को। ठीक बात है। लेकिन टीसीएस, मुझे याद है 10 के दमदार ट्रेड्स में भी इस पर चर्चा हुई थी, इनफैक्ट स्टॉक 2020 में भी इस पर चर्चा हुई थी। मेरा तो ओपनर खिलाड़ी आज यही था। डॉक्टर साहब एक बार स्टॉक 2020 की टीम दिखाइए, और यही बात हो रही थी, टीसीएस, एचसीएल टेक महिंद्रा। और मुझे याद है श्रीकांत जी, आपने 10 बजे की ट्रेड में भी कहा था कि आपको टेक महिंद्रा पसंद है उस भाव से। देखिए, तो ऐसा नहीं है कि सब तरफ गिरावट है। आईटी और फार्मा में खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है, और ये वो सेक्टर है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। तो देखिए, तेजी करिए टीसीएस में, ये राय श्रीकांत जी की बिल्कुल साफ नजर आ रही है। देखिए, मेरी टीम जिसमें माइंट्री भी आज शामिल था, और माइंट्री पर भी चर्चा हुई थी। पालिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ट्रेडर 230 भी यहीं ले लेता हूं, उसके बाद आनंद राठी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पालिया साहब, मार्केट पर व्यू बताइए, और आपका ट्रेड भी दीजिए 230 का। देखिए हेमंत जी, मार्केट तो एक क्रूशियल लेवल पे खड़ा हुआ है। मेक और ब्रेक लेवल, अगर यहाँ से मार्केट को बाउंस होना है तो यहीं कहीं से बाउंस होना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट में और एक यहाँ से कट आते हुए दिखेगा। हो सकता है बिल्कुल 10,910, 850 ये लेवल तक निफ्टी फिसलता हुआ दिख सकता है। तो अगर मार्केट को बाउंस लेना तो यहीं से 30-40 पॉइंट नीचे यहाँ से सपोर्ट है, और वहां से 11,100 के आसपास से सपोर्ट लेके अगर बाउंस हुआ तो यहाँ से मार्केट में एक थोड़ी रिकवरी आएगी, अदरवाइज ये कंटिन्यू रह सकती है सेलिंग एक और ट्रेडिंग सेशन में। अभी जो ट्रेड लेना है, एक शॉर्ट का और एक लॉन्ग का ट्रेड मैं यहाँ पे इनिशिएट करना चाहूंगा। तो पहला जो शॉर्ट का ट्रेड रहेगा वो एलएनटी का रहेगा। मुझे लगता है एलएनटी में जिस तरीके की वीकनेस आते हुए दिखी है, तो एलएनटी को यहाँ से शॉर्ट करते हुए चलना चाहिए। 857, 858 के आसपास अभी फ्यूचर के ट्रेड है। मुझे लगता है एलएनटी को यहाँ से शॉर्ट करे, 872 का स्टॉप लॉस रखे, और टारगेट मुझे लगता है एलएनटी में जो देखने को मिलना चाहिए वो 835, 830 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो एलएनटी में वीकनेस लग रही, इसलिए वीकनेस का ट्रेड एलएनटी के साथ लेना चाहूंगा। और जो उसके साथ में जो तेजी का ट्रेड रहेगा वो आईटी साइड में रहेगा, आईटी सेक्टर में रहेगा, और उसमें एचसीएल टेक का रहेगा। अगर एचसीएल टेक में देखें तो फर्स्ट हाफ में जो एक कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक थोड़ी रैली भी देखी, और अभी स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है। मुझे लगता है कि एचसीएल टेक में यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम आते हुए दिखना चाहिए, और जो कि इस स्टॉक को यहाँ से 840, 845 की तरफ लेके जा सकता है। तो एचसीएल टेक लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। उसमें स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम 810 के आसपास रखेंगे। ओके, तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज याद रखिए लॉन्ग रहेगा, पेयर ट्रेड है यहां पर, और जहां पे वीकनेस है वो है एलएनटी शॉर्ट और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। आज सुबह से याद रखिएगा, आईटी जिस प्रकार की स्ट्रेंथ दिखा रहा है नेगेटिव मार्केट सर्कमस्टेंसेस में, वाकई काबिल तारीफ है। इस वक्त निफ्टी बैंक डे लो पर है, फ्रेश डे लो, और निफ्टी ने अभी तक अपने मॉर्निंग लोज को नहीं वॉलेट किया है 11,078 को, लेकिन बैंक निफ्टी में परेशानी है। कोटक डे लो पर, एचडीएफसी बैंक डे लो पर। चलिए विषय को तब्दील करते हैं, और हमारे साथ इस वक्त बाजार के खास मेहमान, वरिष्ठ विशेषज्ञ और आनंद राठी सिक्योरिटीज के चेयरमैन, आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे साथ जुड़े हैं। राठी साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर, पिछले अगर आप देखें सितंबर सीरीज, जी सितंबर सीरीज से अगर आप देखिए, इस मार्केट में थोड़ी टर्बुलेंस बढ़ी है, काफी अच्छा सा
पुल बैक दिखा मार्केट ने, हम ऑलमोस्ट 11,000 12,000 के नजदीक आ गए थे, लेकिन यूएस मार्केट ने थोड़ी टर्बुलेंस दिखाई, कोरोना फियर एक बार फिर से स्प्रेड होता हुआ, और मोरेटोरियम के अगर आप देखें इश्यूज ने थोड़ा सा परेशान किया बाजार को। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं सर इस वक्त मार्केट को, और इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इक्विटी में कैसा लग रहा है आपको? सही सवाल पूछा आपने। देखिए मार्केट जो है जब नीचे गया था, आपको याद है मार्च में, तो बिल्कुल फियर इतना ज्यादा था, सारे वर्ल्ड में फियर था कि क्या होगा, इसलिए मार्केट्स हैड गॉन डाउन शार्पली ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बाद में 1-1.5 महीने बाद जैसे जैसे कॉन्फिडेंस हुआ, रिकवर होना चालू हुआ, पर रिकवरी वाज आल्सो वेरी फास्ट एंड विद इन 3-4 मंथ्स मार्केट्स अगेन बाउंस्ड बैक 40% 50%। और यूएस मार्केट भी आपने देखा कि बहुत जोर से बाउंस किया एंड इनफैक्ट इट मेड न्यू हाइज ऑल्सो। पर उसमें ये चीज देखने की है कि यूएस का एक पोजीशन ये था कि वहां पे लॉट ऑफ इकोनॉमी लिक्विडिटी वाज गिवन, और ये तो फैक्ट है कि भाई जब लिक्विडिटी इतनी ड्राइव होती है एंड इंटरेस्ट रेट्स वर ड्रॉप डाउन, टू थिंग्स वर डन एट सेम टाइम, कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो गई, लिक्विडिटी ड्राइव कर गई, तो पीपल ऑब्वियसली मूव टू हायर रिस्क एसेट्स, और इसलिए जोर से इक्विटी मार्केट वहां तेजी से बढ़ा। और वर्ल्ड मार्केट में उस लिक्विडिटी का इफेक्ट देखिए, यूएस का इन्वेस्टमेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड रहता है, उसका आता है। इंडिया में भी लिक्विडिटी बढ़ी, नॉट दैट लेवल, and that's why the lot of foreign investments came during that period due to high liquidity and it pushed up the markets. आज जो मार्केट है बड़ी एक क्रिटिकल स्टेज पे खड़ा है कि अगर आप लिक्विडिटी के हिसाब से देखें तो लिक्विडिटी इज देयर, विल कंटिन्यू टू ड्राइव एंड मोर एंड मोर लिक्विडिटी। गवर्नमेंट ऑल्सो, जैसे इकोनॉमी की हालत है, ऐसा लगता है भाई लिक्विडिटी का प्रोविजन आरबीआई और गवर्नमेंट के थ्रू चलता रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें आती रहेगी, उसका इफेक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। परंतु ये अगर फंडामेंटल से देखें तो आज एक ये सवाल है, हालांकि कई चीजें क्लियर हो चुकी है कि जो कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं अप्रैल जून के, दे वर बेटर देन व्हाट वर एप्रीहेंडेड, और जीडीपी की ऑफ कोर्स अप्रैल जून में बहुत डी ग्रोथ हुई। परंतु अब मार्केट में जो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपने बात कही सही है, आई थिंक आज रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरे हिसाब से इक्वल लेवल पे खड़ा है। 10 से 15% नीचे जा सकता है, 10 से 15% ऊपर जा सकता है, और वॉलेटिलिटी जो है अगले 2-3 महीने वॉलेटिलिटी मुझे लगता है बनी हुई रहेगी। तो आप कह रहे हैं वॉलेटिलिटी राठी साहब बनी रहेगी अगले 2-3 महीने? आपने इतना तेजी देखी है, इतनी बाजार के फॉल्स देखे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए? आपका अनुभव क्या कहता है ये बताइए, क्योंकि कई लोग देखिए मार्च के लोज पर खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, अब सीधे आके मिड कैप्स में देखिए खरीदने की कोशिश करी और अब फॉल आना शुरू हो गया है। क्या आपको लगता है लार्ज कैप्स ज्यादा बेहतर हैं इस समय खरीदारी करने के लिए? और कुछ सेक्टर्स बताइए जो आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है मार्च के लोज से राठी साहब क्या जबरदस्त रैली आईटी और फार्मा ने दिखाई है। आपको कौन से सेक्टर्स पर अब भरोसा अब बन रहा है इस समय? हाँ, इसके पहले आपकी इस बात का जवाब दूं, आपको मार्च को याद हो तो मैं भी 23 मार्च को आपके उसमें आया था। जी सर। उस समय कई लोगों का जब मंदी आती है ना तो लोगों की धारणा मंदी की बहुत बन जाती है। उस समय अगर कोई इक्विटी मार्केट में आने का, जितनी बार मैं लोगों से इन्वेस्टर्स को कहता हूं, सलाह देता हूं कि भैया ये पैसा लगाओ अगर लॉन्ग टर्म का है, अगर 3 साल से कम का पैसा है तो मत करो। दूसरा, जो लोग सोचते हैं टाइमिंग करके पैसा कमा लेंगे, वो बड़ा मुश्किल है। टाइमिंग इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस मार्केट, और इसलिए अगर लॉन्ग टर्म का पैसा जिससे भी लगाए अगले 3 महीने में, और मेरा कहना आज भी लगाएगा, अगर 3 साल का पैसा है तो कोई बुरा नहीं है, ओके। और इसलिए लॉन्ग टर्म व्यू लेके इस इक्विटी में आइए। शॉर्ट टर्म व्यू में आएंगे तो फिर आपकी एक ट्रेडिंग आप करेंगे, स्पेकुलेशन करेंगे, उसमें कोई मार्केट का नहीं है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ हाउ दी, बिकॉज ये मार्केट बड़ा सेंसिटिव मार्केट है, और कोई भी इवेंट्स होती है, कोई भी घटना घटती है कहीं भी दुनिया में, उसका असर मार्केट पे तुरंत आ जाता है, ओके। कल कोरोना की खबर आई कि भाई कोरोना वापस यूरोप में वापस बढ़ रहा है, और ये खबर आई कि भाई ये 2 बैंकों के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए मार्केट में ऑल ओवर द वर्ल्ड markets witnessed that's all. So in short term markets will be volatile because of and obviously the conditions are very fluid.
particularly this corona is very fluid situation. Still nobody knows कितने दिन चलेगा, कब खत्म होगा, और जब उम्मीद कर रहे थे जब चालू हुआ कि भाई 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा, परंतु चलता है और सारी दुनिया में अगर चल रहा है. Also this relations between US and China and its entire effect on the world. Also India, China, इतने रिस्क रिलेटेड इवेंट्स हैं कि कोई भी थोड़ी बहुत फुसफुसाहट होगी. आपको याद है जैसे भी चाइना की इंडिया की कोई भी खबर आती है, मार्केट एकदम रंग बदलता है मार्केट का. तो दोस्तों, मेरा आपके इन्वेस्टर्स को सलाह ये है कि आप इस मार्केट में अभी भी आप घुसे और आपका 3 ईयर व्यू है, नो हार्म एट ऑल. ओके, नोबडी कैन बाय एट द लोवेस्ट एंड एग्जिट एट द हाईएस्ट. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कोई नहीं कर सकता है, और इसलिए आप धीरे धीरे लगाइए भले पैसा. ये अच्छा है मार्केट में. मुझे लगता है कि नीचे आने की बिल्कुल गुंजाइश है, आएगी, कोई इवेंट हो सकती है, आ सकती है, पर अगर फंडामेंटल से देखें, जो मैं आपको कह रहा था, अच्छी कंपनियां दे हैव स्टार्टेड डूइंग वेल. अभी कई इंडस्ट्रीज में ऐसा है कि इस बार ये जुलाई अगस्त में दे आर डूइंग बेटर देन व्हाट दे डूइंग लास्ट ईयर एट द सेम पीरियड. सो इस सोच के डिमांड इन मेनी एरियाज हैव कम बैक. जो सेक्टर्स की आप बात कर रहे थे, कई सेक्टर्स नेचुरली विच आर जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, दे आर डूइंग वेरी वेल. उसके बाद भी आप देखिए इवन बेसिक सेक्टर, सीमेंट, स्टील आर नॉट डूइंग दैट बैडली विच पीपल वर फियरिंग. तो और ये मेरा मानना है कि अगले 3-4 महीने में इकोनॉमी विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेज. और पिछले लास्ट क्वार्टर में मेरा मानना है कि जनवरी मार्च में जाते जाते वी विल शो ए पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ जीडीपी. तो ओवरऑल सिनेरियो मेरे को लॉन्ग टर्म अच्छा लगता है. टाइमिंग में जिसको करना हो, ऑब्वियसली यू हैव टू कीप टारगेट्स, बट आई डोंट रिकमेंड पीपल कि 2-4-6 महीने के लिए आए इसमें इन्वेस्टमेंट करें. तो अनलेस until you are fully tied up this, you are a trader, you are taking a view, then it's fine. सेक्टर्स की आपने मुझे कहा कि भाई सेक्टर्स का मैंने बताया, पर एक मेरा और कहना है, हर सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनियां हैं. अगर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है तो इंडिविजुअल कंपनी देखिए हर सेक्टर में, विच आर वेल मैनेज, जिनके मार्केट शेयर अच्छे हैं, जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनमें जरूर जाइए. चाहे वो मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो. दे आर नाउ यू आर एबल टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. And I think one should look at the good quality companies to invest. If they have long-term investment, I think even today investing is fine. सर, अभी अगर आप देखें बाजार में एक स्पेस जिसको लेकर बाजार का कॉन्फिडेंस बिगड़ा हुआ है, और वो है निफ्टी बैंक और बैंक्स. आप देखिए ना, निफ्टी ने अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर लिया और प्रीवियस हाइस के बेहद नजदीक आ चुका है, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी लगभग अपने प्रीवियस हाई से 12,000 पॉइंट दूर है. कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहा है. एक तो एनपीएस पहले से परेशान कर रहे थे, उसके बाद कोरोना आ गया, एनपीएस बढ़ना, कंपाउंडिंग अगर आप देखें मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है. सर, बैंक्स को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त इन लेवल्स पे? देखिए, ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इश्यू विच द कंट्री इज हैविंग, या जो चैलेंज अपने सामने है कि इन 6 महीनों में जो मॉरेटोरियम दिया गया और वो ऑब्वियसली बैंक लैंडिंग में उसका रिस्ट्रक्चरिंग होना है. अच्छी बात तो यह है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग की रिपोर्ट आई और जो आरबीआई ने एक्सेप्ट की कामत कमेटी की रिपोर्ट, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है, और उसमें जो भी कंपनियां गुड हैं और जो अगले 2 साल में अच्छे से वापस आ सकती हैं, देयर इज ए गुड प्ले गिवन टू देम टू कम बैक. और पर नेचुरली अनसर्टेन है, जब तक रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो जाती, जब तक रीपेमेंट्स की स्पीड वापस नहीं बढ़ जाती है. ऑब्वियसली बैंकिंग में रिस्क है कि भाई एनपीए बढ़ सकते हैं क्या. ओवरऑल मेरा ये मानना है कि कई बैंकों ने इस बीच में काफी कैपिटल जुटाई है. पीएसयू बैंक्स में कईयों में सरकार को कैपिटल देने की जरूरत है. सरकार ने अनाउंस भी किया कैपिटल देगी. देखिए, शॉर्ट टर्म बैंकिंग के ऊपर प्रेशर रहेगा, परंतु बैंक्स आर द लाइफ लाइन ऑफ एनी कंट्री. बाय एंड लार्ज मैं समझता हूं कि बैंकिंग शुड नॉट डू वेरी बैडली, provided obviously restructuring take place and some more liquidity support would be needed to industry, those who are starved of funds.
थोड़ा बहुत सपोर्ट उनको और चाहिएगा। कई आज इतनी बड़ी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, दे नीड मोर सपोर्ट। आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू कम आउट विद सम मोर और आरबीआई टू सपोर्ट विच आर बेसिक इंडस्ट्रीज। उन्हीं में जहाँ देखिए ज्यादा जो पैसा बैंक का है आज रियल एस्टेट में है, पावर सेक्टर में है, जहाँ जहाँ है वहाँ मैं समझता हूँ गवर्नमेंट इज ऑल्सो अवेयर ऑफ इट, आरबीआई इज फुल्ली अवेयर ऑफ इट। पर यस आज बैंकिंग का जो है एक क्लैरिटी आने में कुछ समय और लगेगा। मेरा मानना 2-3 महीने में आएगी, परंतु लॉन्ग टर्म में जाके अगेन बैंक शुड डू वेल, क्योंकि आप वैसे बैंकिंग वैल्यूएशन देखें, हम उनका प्राइस टू बुक रेशियो देखिए, it's very favorable at this moment, okay? But because of the uncertainties of NPS, which I think should get cleared in a few months, so ultimately banks have to, come do well. उनकी तो जरूरत रहेगी और सरकार जहाँ भी सपोर्ट होगी, जब तक का रवैया सरकार का, आरबीआई का, दे विल कम आउट। तो इसलिए मुझे कोई बैंक में बहुत बड़ी रिस्क नहीं लगती है, बट यस अपसाइड विल डिपेंड ऑन हाउ दिस the entire restructuring of loans takes place and when does the money start coming back. बिल्कुल सही है बाप। सर मजा आ गया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी गाइडेंस हमेशा दर्शकों के काम आती है। 3 महीने का नहीं, 3 साल का सोचिए, ये बड़ी सोच आपकी तरफ से आज जो निकल कर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी जल्द सर। मार्केट देखिए एक बार, 21,000 का बैंक निफ्टी देखिए इस तरफ तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता हुआ। 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक्स में ही प्रेशर देखने को मिल रहा है। जो हमने बुल्स बेयर शुरू किया था, देखिए हमारे सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जजेस हैं, जूरी है, वो आउट थी कि मंदी का पल्ला भारी है। और देखिए क्या हुआ है, पिछले 20 मिनटों में बाजार ने जो चाल दिखाई है वो दिन के निचले स्तर पर देखिए अब बैंक से पहुंचते हुए 100 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी पहुंच चुका है। तो ट्रेड एट 230 आपने लिया। एलएनटी में बिकवाली करने की राय पालविया साहब ने आपको दी। श्रीकांत जी कह रहे थे टीसीएस आपको खरीदना चाहिए। मोदित जी के पास चलते हैं। मोदित जी, जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, कोई बढ़िया ट्रेड बताइए। सर देखिए ट्रेड एट 245 के लिए जो मैंने निकाला था, अभी 241 हो रहा है, लेकिन दे दीजिए सर। शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल देखिए बैंकिंग इंडेक्स में एक क्रैश ब्रेकडाउन हुआ है, बिल्कुल लो के पास ही बैंक इंडेक्स ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अगर एचडीएफसी की बात करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, तो लो के पास ही ट्रेड हो रहे हैं। इसलिए ट्रेड एट 245 मैंने एक बैंकिंग स्टॉक चुना है, कोटक महिंद्रा बैंक। इस काउंटर को यहाँ पर हम बेचने की सलाह दे रहे हैं। स्ट्रक्चर में बड़ा वीक लगा हुआ है ये काउंटर, लगातार 1450-70 के हाई के बाद इस काउंटर में लगातार करेक्शन बनी है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और आज के सेशन में करीब 10.5-11% के ओआई एडिशन के साथ इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिली है। प्रीवियस जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेक करके काउंटर नीचे चला गया है, तो डीप करेक्शन बनेगी। 1240 तक के टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को बेचने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1285। जी हाँ, तो बैंकिंग में वीकनेस है और कोटक महिंद्रा बैंक याद रखिएगा ट्रेड एट 245, सेल कोटक। और एक बार प्लीज चार्ट लेके आएंगे स्क्रीन पे। कोटक महिंद्रा बैंक इस वक्त ट्रेड करता हुआ डे लो की ट्रैजेक्टरी में 1267 पे। सुबह इसने एक खुलते साथ पुलबैक जनरेट किया था, लेकिन सेकेंड हाफ अमूमन इस स्टॉक का पिछले 4-5 दिन से काफी पेनफुल होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सेटअप है राजेश जी, जरा ध्यान दीजिएगा। आज बैंक्स कमजोर है लेकिन निफ्टी थोड़ा सेटल हो रहा है इस रेंज में, थैंक्स टू आईटी एंड थैंक्स टू रिलायंस। रिलायंस में क्या है, प्लीज जरा एक बार आके देखिए। यहां पे इस प्राइस पे 2218 पे आज का लो एग्जैक्टली 20 डेमा है और इसी लेवल से ये बार बार शूटअप करता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि शूटअप करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको शूटअप करने की टेंडेंसी पे बेट करना है तो नेक्स्ट मंथ का कोई कॉल आपके जहन में आता है किसी डिसेंट स्टॉप लॉस के साथ? अगर सिर्फ मैं ये मान के चलूं कि इस बार भी ये 20 डेमा ना तोड़े डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे, जो कि अब तक इसने मेरे ख्याल से अप्रैल के बाद नहीं तोड़ा है। राजेश जी, आपकी राय? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखें तो स्टॉक में जो भी एक ओपनिंग के बाद थोड़ा सप्लाई प्रेशर था, पूरे दिन अगर हम देखें तो एक नैरो रेंज में स्टॉक ने सारे सप्लाई को एब्जॉर्ब किया है। और बिल्कुल आपने जो बताया 20 डेमा को बिल्कुल इसने रिस्पेक्ट किया और हर बार वो स्टॉक ने वहां पे एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया है। हालांकि मार्केट थोड़े से नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है।
तो स्टॉक में हमें थोड़ा सा कोई पुल बैक यहाँ से देखने को नहीं मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि अगर मार्केट कहीं सेटल होते हैं 11,100 के आसपास ही मार्केट कहीं सपोर्ट लेता है, तो रिलायंस का बिल्कुल एक इसमें अहम रोल रहेगा, जो कि मार्केट को एक यहाँ से पुल बैक के लिए यहाँ से एक रिलायंस का सपोर्ट मिलते हुए दिखना चाहिए। तो डायरेक्ट फ्यूचर में ट्रेड ना करते हुए मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ का 2300 का कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड किया जा सकता है, जो कि 75 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस में मुझे लगता है कि अगर यहां से पुलबैक बनता है तो ये स्टॉक में एक 2280 2300 तक का वापस पुलबैक बन सकता है, जो कि इंडेक्स को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट देता हुआ दिखना चाहिए। तो ये जो 75 76 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये कॉल ऑप्शन बाय करें, इसमें स्टॉप लॉस रख ले 50 रुपए का। और मुझे लगता है कि ये पुलबैक अगर यहां से बनेगा तो ये कॉल ऑप्शन में जो टारगेट आना चाहिए वो 115 से 120 तक के ऑप्शन में टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो 2300 का कॉल ऑप्शन अक्टूबर सीरीज का बाय करें, क्योंकि बहुत से जगह पे ये एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा ट्रेड करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हम एक्सपायरी वीक में तो नेक्स्ट मंथ का कॉल ऑप्शन बाय करें 2300 स्ट्राइक का 75 रुपए के आसपास, 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 110 115 के टारगेट होंगे। चलिए, तो RIL ये रहा इस पर। प्रकाश गाबा सर, एक कॉल दीजिए, बताइए कहां पर ट्रेड करना चाहेंगे। आपने शुरुआत में कहा था कि आप मंदी करने का मूड में हैं, और कल भी आपने यही कहा था कि यहां से बाजार गिरने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक आप कॉल बताइए सर, कहां पर आप इस समय ट्रेड लेंगे। कैनरा बैंक वीक नजर आता है, मुझे लगता है यहां से गिरना चाहिए, 92 का स्टॉप होना चाहिए। कहां तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है, मेरा टारगेट 87 है, हो सकता है 85 भी हो, लेकिन डाउन है यहां से। बैंक का और बैंक निफ्टी पर भी एक राय दीजिए। जिस हिसाब से फिसल रहा है 21,050 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आज भी देखिए ऊपर जा रहा था, लेकिन बिल्कुल देखिए घूम गया। इसके लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, ये कहां तक फिसलेगा। 20,675 एक यहाँ पर एक लॉजिकल टारगेट है, हो सकता है कल चला जाए, लेकिन यहाँ पर वीक है। एक बात तो पक्की है, 21,300 में रेजिस्टेंस है। अगर कल सुबह भी एक अपमूव मिलता है, जब तक 21,300 क्रॉस नहीं करता, 300 350 क्रॉस नहीं करता, तब भी एक शॉर्टिंग का मौका रहेगा। ये कल सुबह मैं बोलूंगा। चलिए, इस बीच आप देखिए कल से लेकर आज तक जितने भी शॉर्ट ट्रेड्स लिए उनमें अच्छे पैसे बने हैं। अब देखिए निफ्टी बैंक डीलों पर है, और साथ ही साथ अगर आप देखें गोल्ड से जितने भी कोरिलेटेड स्टॉक्स थे, हमने कल भी बात की थी, उन पे सेल कॉल ली थी, सुबह भी बात की, सेल कॉल ली, और अभी भी देखिए आपकी स्क्रीन पे मन्नापुरम फाइनेंस एट डेलो। मुझे कल आपने इस पे एक टेक दिया था, और अब ये ट्रेड वेल इन ग्रिप है। कल से लेके अब तक अगर आप देखें 155 160 158 की ट्रेजेक्टरी से स्टॉक अब 145 पे है। मुझे इस पे एक फ्रेश व्यू अब, क्योंकि ये एग्जैक्टली 200 EMA के नीचे आ चुका है, और ये इसका सितंबर 9 का लो जो है वो रीच करने जा रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को। बिल्कुल, देखिए बेचने की सलाह होगी। कल भी हमने सेल कॉल इस पर जनरेट किया था, और आज भी उसी तरह का मूव फॉलो अप सेलिंग इस काउंटर में देखने को मिली है। और खराब चीज नजर आ रही है फॉलो अप सेलिंग में इस काउंटर में 100-200 डेमो को ब्रेक करके, और आज करीब 12-13% के वाई एडिशन के साथ इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिली है। एक जो प्रीवियस स्विंग लो था 139 का, उसको ये टेस्ट करने जा रहा है। पहला टारगेट यहां से 139 का होगा। 139 के बाद इस काउंटर में बड़ा करेक्शन आएगा, 125 रुपए तक की डाउन साइड मन्नापुरम फाइनेंस में देखने को मिलेगी। यहां पर अगर किसी के पास शॉर्ट है, बिल्कुल होल्ड करके चलिए, पहला टारगेट 139 का होगा। ठीक बात है। तो मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट भी दिखाइए, इन सब पर देखिए गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर कल भी बात हुई थी, आज सुबह भी बात हुई थी। लेकिन ये जो बैंक्स गिर रहे हैं, मयूरेश जी, अभी बुल्स और बेयर्स के तर्क हम देख रहे थे। यतिन वापस आ गए स्टूडियो में, देखिए तो अभी वो थोड़ी देर में बताएंगे डीलिंग रूम में क्या बात हो रही है। लेकिन बैंक्स को लेकर बड़ी चिंता है। ये बात पक्की है कि देखिए अभी राठी साहब भी कह रहे थे कि 2-3 महीने पेन रहेगा, क्रेडिट ऑफ टेक हो नहीं रहा है, मोरेटोरियम का मामला अब तक निपटा नहीं है। जब तक बैंक नहीं संभलेंगे बाजार देखिए संभलेगा नहीं। और गाबा साहब ने कह दिया मैं कल सुबह आके फिर से बात करूंगा 20,675 की, और गाबा साहब की बात आप पता ही है, देख ही रहे हैं आप, जो कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। ये बैंक्स में हुआ क्या, ये कब तक स्टेबलाइज होंगे, आपको क्या नजर आ रहा है। नहीं हेमंत जी, एब्सोल्युटली आई थिंक गाबा जी को तो पहले मैं कहना चाहता हूँ, आई थिंक जो वो कहते हैं तो उसके अगेंस्ट तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। एब्सोल्युटली राइट। नहीं सर, बिल्कुल उनकी जो राय रहती है वो सुपर्ब रहती है। तो
जो ये मोरेटोरियम का किस्से चल रहे हैं, जो ब्याज का मामला है जो 28 सितंबर को हियरिंग होने वाली है, आई थिंक ये सारी चीजें बहुत मायने रखेगी बैंक निफ्टी के डायरेक्शन के लिए और इंडेक्स को उसको मद्देनजर रखते हुए। दूसरा, हेमंत जी और एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक इवन इफ लिक्विडिटी इज देयर इन द सिस्टम, बैंक्स जो अंडरराइट कर रहे हैं नए लोन्स इतने कॉशियसली कर रहे हैं, इधर सिक्योरिटी मांगते हैं, या आई थिंक देयर इज सम अमाउंट ऑफ एलिमेंट ऑफ लार्ज स्केल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड टू अंडरराइट कॉर्पोरेट लोन्स। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ इटसेल्फ, अगर हम एडवांसेस और डिपॉजिट्स की ग्रोथ देखते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, डिपॉजिट्स आर ग्रोइंग बट एडवांसेस आर नॉट ग्रोइंग एट अ रीजनेबल क्लिप। तो आई थिंक जो निम्स और स्प्रेड से मेंटेन कर सकते हैं ये कर बिल्कुल पा रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट सेक्युलर ग्रोथ के लिए आई थिंक एडवांसेस और डिसबर्समेंट ग्रोथ अच्छी तरह से ग्रो होना आई थिंक लाजमी है। तो हमें लगता है आई थिंक थोड़ा आई थिंक बैंक निफ्टी बिल्कुल स्ट्रगल करेगा। आई थिंक विल हैव टू गिव इट टाइम, आई थिंक थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, हियरिंग क्या आती है उसका हम लोग एक रिजल्ट देखते हैं, और दूसरा आई थिंक क्वार्टरली तिमाही के नतीजे कैसे आते हैं, तो इस पे निर्भर होगी अगली मूव बैंक निफ्टी की और री रेटिंग पूरे सेक्टर की। बैंकों में देखिए दिक्कत देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी देखिए बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहा है। ये 41,000 के पास है और 20,675 याद रहेगा। गावा साहब हर रोज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ते हैं मुनाफे की तैयारी में, तो देखिए उस पर नजर जरूर होगी। डाउ फ्यूचर्स अभी भी लाल निशान में। डीलिंग रूम्स में क्या चर्चा हो रही है? यतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतिन, उसके बाद तो झगड़ा नहीं बढ़ा ना आगे? आप दोनों बाहर तो ठीक ठाक गए थे, उसके बाद सब ठीक था? सब ठीक था, हमने चाय भी पी ली साथ में। चलिए फिर तो ठीक है। बताइए डीलिंग रूम में क्या चर्चा हो रही है? तो देखिए हेमंत, कल भी हमने 2 शॉर्ट कॉल्स दिए थे, मारुति पे और टाइटन पे। टाइटन ने 1100 के नीचे इंट्राडे लो बनाया, मारुति ने इंट्राडे 4% का लो लगाया। थोड़ी बहुत रिकवरी हो रही है, लेकिन डीलिंग रूम्स में जो शॉर्ट कॉल की कंसेंसस है वो बनी हुई है, तो थोड़ी बहुत मंदी करके चलें, ऐसा उनका मानना है। अगर आप आज के पिक्स कहें तो उनका ध्यान है लार्सन एंड टूब्रो पे, एल&टी में इनकी एक शॉर्ट कॉल आ रही है। और जिस प्रकार से आपने F&O का डेटा आते हुए देखा है, वहां हमने देखा है कि जो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 7% का डिक्लाइन आया है, गिरा है ओपन इंटरेस्ट, और लॉन्ग अनवाइंडिंग आज हमको देखने मिल रही है एल&टी पे। और एक्सपायरी के पहले लार्सन में शॉर्ट का मतलब यह है कि यहां से भी 20 से 25 रुपए की डाउनसाइड जो है डीलिंग रूम्स देखते हैं एल&टी में। तो एल&टी में एक एसटीबीटी कॉल आ रही है। इसके अलावा फार्मा, आज आपके डीलिंग रूम के सूत्र जो है वो कोटक सिक्योरिटीज को नहीं, एक्सिस सिक्योरिटीज को ट्रैक कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पालविया साहब ने देखिए आज राय दिए थोड़ी देर पहले, देखिए पालविया साहब मुस्कुराते हुए। पालविया साहब, आपके यहाँ भी खुफिया लोग हैं यतिन के, देखिए बिल्कुल ट्रैक कर लेते हैं। तो यतिन जी के खुफिया सोर्स सब जगह है। तो बिल्कुल एल&टी, तो थोड़ी देर पहले पालविया साहब भी कह रहे थे वीकनेस देखने को मिल रही है। बताइए अगला ट्रेड। और एल&टी का एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा हेमंत, ये अपने मतलब सब डीएमए इसके नीचे है, 20 दिन का डीएमए भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो बहुत ही वीक जो कहते हैं पैटर्न और वीक स्ट्रक्चर है कंपनी का। लेकिन एक बाय कॉल आ रही है बाय ऑन डिप्स पे फार्मा शेयर्स में, और खास करके सिप्ला में। सिप्ला का ट्रिगर ये है कि जिस हिसाब से रेमडेसिविर और 3-4 इनके जो बढ़िया वाले ड्रग्स हैं उनकी सेल बहुत जबरदस्त हो रही है मार्केट प्लेस में। लॉकडाउन के चलते उनका जो मार्केटिंग एक्सपेंस है वो भी काफी कम है। तो इस हिसाब से जो ये तिमाही के नतीजे आएंगे और जिस हिसाब से जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी खरीदारी कंटिन्यूअस हमने फार्मा नामों में देखी है, तो सिप्ला पे एक बाय कॉल आ रहा है। और आज अगर हम देखें तो सितंबर सीरीज में लगभग 3.5 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं लॉन्ग साइड पे, और सभी फार्मा कंपनीज खास करके सिप्ला पे जो है बाय ऑन डिप्स की रणनीति पोजिशनल बेसिस पे डीलिंग रूम्स की तरफ से। अच्छा, जो स्वस्थ है ना वो इम्यूनिटी को बचाने के लिए दवाई खा रहा है। बिल्कुल। जो बीमार है वो तो बेचारा बहुत सारी खा ही रहा था, उसकी तो कंटिन्यू है ही। आज हम सब लोगों ने देखिए ऑन एन एवरेज 1-2 गोली एक्स्ट्रा खानी शुरू कर दी है। तो ये बात तो सही है। दवा की बात के साथ में कुछ और नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन देखिए यही वाले सारे सेक्टर्स चल रहे हैं। श्रीकांत जी, सिप्ला कैसा लगता है आपको? बिल्कुल, यतिन जी ने जो बताया वो मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं, क्योंकि फार्मा सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से जो वॉल्यूम्स बढ़े हैं और जो प्राइस पैटर्न बने हैं वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छी तेजी देखेंगे। साथ ही साथ सिप्ला ने, अगर आप इसके मंथली या क्वार्टरली चार्ट को देखते हो तो काफी बड़ा एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट करके फिर रिकवरी की है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 1000 के करीब भी जा सकता है। तो बाय ऑन डिक्लाइंस की हम स्ट्रेटेजी रखेंगे फार्मा के ऊपर। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला एज वेल एज सन फार्मा, ये हमारी चॉइस है। बिल्कुल हम इसे बाय करके चलेंगे।
तो दवा में अगर आप देखें तो सिप्ला अगर आप देखें काफी स्ट्रांग मूव देता हुआ। अच्छा, जिस बात का जिक्र हेमंत करते करते रुक गए, दवा और दारू, आप देखिए कि 17 तारीख को आपका नवरात्र खत्म हुए, सॉरी पितृपक्ष खत्म हुए थे, और उसके बाद 17 अक्टूबर से आपके नवरात्र शुरू हैं। 1 महीने का विंडो था बीच में, लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज दोनों चल ही नहीं रहे हैं। प्रकाश, आपकी राय क्या है प्रकाश सर, कैसे अप्रोच करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स को और ब्रेवरीज को, दोनों स्टॉक्स को? हेलो, यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें ना? जी 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 सर, जी हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स एक चेक कर लेता हूं मैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है तो वीक। 522 का स्टॉप होना चाहिए, जब तक वो ब्रेकआउट ऊपर नहीं जाता तब तक तो मान के चलेंगे नीचे है। शायद लो लेवल 500 भी देखने को मिल सकती है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इस वाले आजकल ग्रीन टी पी रहे हैं, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स की थोड़ी देखिए सेल्स कम हो रही है, ये स्टॉक ढीला पड़ता हुआ। चाय दिवस आजकल हम लोग मना रहे हैं, बताइए हमने कब मनाया था चाय दिवस वीरू? तो आजकल देखिए हम चाय दिवस मना रहे हैं, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स थोड़ा सा फिसलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो देखिए L&T यहाँ पर वीकनेस गहराती हुई, और सिप्ला खरीदिए। दरअसल आईटी और फार्मा यही दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और इन्हीं से होप बनी भी हुई है। आईटी की बात भी कर लेते हैं। आज देखिए एफएनओ में टॉप 5 गेनर्स में कौन से स्टॉक हैं? HCL टेक, TCS, माइंडट्री, कोफोर्ज। टॉप 6 में जाएं तो टेक महिंद्रा, यानी 6 में से 4 शेयर तो देखिए आपको आईटी वाले ही नजर आएंगे, नंबर्स अच्छे आएंगे। एक बात पक्की है मयूरेश सर, ये जो बाजार है ना, वो अब से लेकर नतीजों के सिलसिले तक तो ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक करेगा, और उसके बाद नतीजों के ऊपर रिएक्शन देखना शुरू करेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आईटी एक अच्छा गेम सेट कर सकता है नंबर्स के लिहाज से, और आपका फेवरेट पिक क्या होगा इसमें से? बिल्कुल। और हेमंत जी, आई थिंक जैसे मैनेजमेंट कमेंट्रीज रही हैं, आई थिंक आप टॉप टियर आईटी कंपनीज देखें या मिड टियर आईटी कंपनीज देखें, आई थिंक 2-3 चीज बहुत अहम तरीके से उभर के आती है। पहले आई थिंक इन्फोसिस ने गाइडेंस दिया था 0 to 2% ग्रोथ, बाकी कंपनी ने दिया नहीं, बट हल्के से इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट में टच किया है। और HCL टेक और TCS के आई थिंक जो मैनेजमेंट्स आके अभी एक स्पष्टीकरण दे रहे थे इन टर्म्स ऑफ मार्जिन इंप्रूवमेंट, ऑर्डर फ्लोज ठीक ठाक है, और कॉन्स्टेंट करेंसी में ठीक ठाक ग्रोथ आएगी। उनका ठीक ठाक का जो डेफिनेशन होता है मीन्स अच्छी ग्रोथ आने वाली है। इसका मतलब यही है कि आई थिंक द नंबर शुड बी बेटर Q2 के हिसाब से। और Q3 Q4 जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का एक ओवरहैंग खत्म होगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग डिजिटलाइजेशन के हिसाब से मिड टियर टॉप टियर आईटी कंपनीज के पास जरूर आने वाली है, इसलिए ऑर्डर्स भी जबरदस्त आने वाले हैं। इन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया है हेमंत जी, आई थिंक तो इनके जो SG&A कॉस्ट होते हैं वो अच्छे खासे कम हो गए, इसलिए EBIT मार्जिन्स पे इतना दबाव नहीं दिखेगा, और रुपी डिप्रिसिएशन ऑब्वियसली हेल्प्स देम इन टर्म्स ऑफ रेगुलर रिकग्निशन। तो मुझे लगता है आई थिंक ये क्षेत्र आई थिंक बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है। कहीं ना कहीं आई थिंक आर्ग्यूमेंट्स जो आ रहे थे, आई थिंक जब दवाई आएगी, जब भी आएगी तब आईटी क्षेत्र का टॉप हो जाएगा, पर वो दवाई आने दीजिए, तब तक आई थिंक आईटी क्षेत्र कैन डू वेरी वेरी वेल। और मेरे हिसाब से जिनके भी पास इन्फोसिस, HCL टेक, TCS जैसे स्टॉक है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा झुकाव रखते हैं अपना IPO मार्केट की तरफ, और साथ ही साथ IPL। अगर आप Amazon और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स देख देख के बोर हो गए हों, और अगर आप IPL के साथ अपना समय बिता रहे हैं शाम का, तो आज के मैचेस कौन कौन से हैं, आइए जरा इसका अपडेट ले लेते हैं। सुमित, आज के मैचेस, और उसके बाद ये बताइए कि थोड़ा सा जो हमारे 2 IPOs खुले हुए हैं उसके एग्जैक्टली सब्सक्रिप्शन नंबर्स भी क्या है। देखिए, पहले आईपीएल से शुरुआत करते हैं, वो ज्यादा एंटरटेनिंग है। वैसे ही मार्केट की बहुत देर से आप बात कर भी रहे हैं, तो आईपीएल के साथ ये आज जो मैच होने वाला है, ये चौथा मैच है जो कि राजस्थान रॉयल्स के साथ साथ होने वाला है चेन्नई सुपर किंग का। चेन्नई सुपर किंग अपना दूसरा मैच खेलेगी, पिछला मैच वो जीत चुके हैं जो ओपनिंग मैच था, और इसीलिए इस बार भी ये मान के चला जा रहा है कि इन दोनों मैचेस में पलड़ा भारी जो है वो चेन्नई सुपर किंग का है। वैसे भी पिछले 5 मैच अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें 4 मैच जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स ही जीते हुए हैं। MS धोनी जादू जो है वहां पर चलता हुआ दिखाई पड़ता भी है। तो आज भी इनकी तरफ ज्यादा वेटेज है, ज्यादा पलड़ा भारी होता हुआ लग भी रहा है, और एक एक्साइटिंग मैच रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब की प्लेयर्स इनके ऊपर आप नजर रखें। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स में तो आपको MS धोनी पे तो बट ऑब्वियस से नजर रखनी ही होगी। साथ ही साथ 2 और इंटरेस्टिंग नाम है। एक है शेन वॉटसन का, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, एक बहुत ही बेहतरीन इनका स्ट्राइक रेट 140 के स्ट्राइक रेट पे प्ले करते हैं, तो एक अच्छे प्लेयर के तौर पे हैं, एक आक्रामक बल्लेबाज हैं, तो इनके ऊपर
ऊपर आप नजर रखें। और साथ साथ बॉलर में इमरान तहरीर और दीपक चहर, ये दोनों अच्छे बॉलर्स के तौर पे गिने जाते हैं। बेहतर इकोनॉमी है, 7-7.5 की इकोनॉमी पे प्लेयर्स बॉलिंग डालते हैं, तो इन दोनों के ऊपर आप चेन्नई सुपर किंग में नजर रखें। राजस्थान रॉयल्स में इनके कैप्टन स्टीव स्मिथ, जो कि एक अच्छे प्लेयर है, 128 का स्ट्राइक रेट उनका भी है, तो उनके ऊपर नजर रखी जा सकती है। साथ ही साथ संजू सैमसन और रियान पराग हालांकि नए प्लेयर है, लेकिन संजू सैमसन काफी खेल भी चुके हैं, 130 का एवरेज इनका भी है। तो इन दोनों बैट्समैन के ऊपर आप पर्टिकुलरली राजस्थान रॉयल्स पर नजर रखेंगे। और साथ साथ बॉलर्स के लिहाज से श्रेयस गोपाल, ये एक नए बॉलर भले ही हैं लेकिन अच्छे एवरेज पर हैं, तो इनके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। लेकिन फिर भी पलड़ा जो है वो भारी चेन्नई सुपर किंग की साइड पे ही है। एक मैच जीते हुए भी हैं, देखिए शुरू में, और अब ये दूसरा मैच, तो आप कह रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स पर आप बुलिश हैं। राजस्थान रॉयल्स से, कोई राजस्थान रॉयल्स का फैन तो नहीं यहाँ पे हमारे इस पैनल में, तो बता दीजिए। श्रीकांत जी मैच देखते हैं? आपके नाम में ही श्रीकांत है आपका, तो हमने वो एक बार श्रीकांत जी का पोस्टर दिखाइए, श्रीकांत जी का सिक्सर। श्रीकांत जी जब भी कोई शेयर बताते हैं वो भी बाउंड्री के बाहर जाता है। श्रीकांत जी मैच में इंटरेस्ट रखते हैं, और आप किसके ऊपर बुलिश हैं, सीएसके पर या राजस्थान रॉयल्स पर? बिल्कुल, इनफैक्ट अगर मुझे बुलिश होना है तो सबसे पहले मुंबई होता है, बट उसके बाद तो नो डाउट सीएसके है। और सीएसके में वैसे देखा जाए तो काफी कंसिस्टेंसी है और काफी स्टडी परफॉर्मेंस है, और ऑलवेज महेंद्र सिंह धोनी की जो कैप्टनशिप है उससे हमेशा हमें एक अच्छा एक प्रोत्साहन भी मिलता है कि हम मार्केट में कैसे कूल और पेशेंस बना के रखें। तो सीएसके के साथ रहूंगा ऑलवेज मैं, और मुंबई। तो आपका मुकाबला है आज हमारे राजस्थान में उपस्थित, देखिए चंदन जी से। चंदन जी तो दिल मुंबई में है, लेकिन देखिए इस समय राजस्थान में है, तो मुंबई तो इन्होंने भी बताया था पिछली बार इनकी फेवरेट टीम है, लेकिन आज राजस्थान को चेयर करेंगे क्योंकि राजस्थान मुंबई का तो मैच है नहीं। तो चंदन जी, आप भी मैच देख रहे हैं आजकल घर में? बिल्कुल बिल्कुल, और हम आईपीएल की थीम और मोमेंटम के साथ में आपसे जुड़े हुए हैं। और देखिए, जब मुंबई था तो मैंने मुंबई को चीयर अप किया, और मेरे हिसाब से आज राजस्थान को चीयर अप करने का चांस है। प्रॉब्लम तब होगी जब मुंबई और राजस्थान का मैच आमने सामने होगा। सही बात है। तो देखिए, जब राजस्थान का मैच था तब मुंबई को चेयर कर रहे थे, ये दिल इनका दरअसल मुंबई में। अच्छा, मार्केट पर भी अपनी रणनीति बताइए, व्यू क्या बन रहा है कल के बाद? आज की फॉलोअप सेलिंग को आपने किस तरह से देखा, और अपना एक शानदार ट्रेडिंग आइडिया भी दीजिए प्लीज आप, चंदन जी। बिल्कुल अमन जी, देखिए बाजार में है वो रणनीति अब थोड़ी सी चेंज हुई है, और यहाँ पे सेल ऑन बाउंस की स्ट्रेटेजी है। जब तक निफ्टी अब 11,333 के लेवल को नहीं पार करता है, कोई भी हल्का फुल्का बाउंस आए तो बेचे। नीचे में 11,111, 11,000 तक के लेवल है, वो डाउन साइड में ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है वो 21,500 है, 21,000 के नीचे होल्ड करते यहाँ पे 500-700 पॉइंट के करेक्शन के डाउन साइड ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही इंडाइसिस में ओवरऑल प्रेशर है, और बैंक निफ्टी जो होल्ड करा था 21,000 के नीचे तोड़ते ही 3 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन होगा, और चिंता की विषय वहां पे बनी हुई है। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो देखिए, आज 10 के दमदार ट्रेड में हमने 2 ट्रेड सजेस्ट किए थे, बाय टीसीएस, सेल एलएनटी, और मेरे हिसाब से ये दोनों काउंटर अच्छे कर रहे हैं और इन्हीं काउंटर के साथ जाना चाहिए। और यदि आप अभी भी ट्रेड के लिए बोलोगे तो मैं टीसीएस की तरफ सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मार्केट में आईटी और फार्मा ही यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। टीसीएस का ओवरऑल हमारा टारगेट 2600-2620 है ऑन इमीडिएट बेसिस पे। अभी काउंटर ये 2525 चल रहा है, ऊपर के लेवल पे जाके थोड़ा सा डिप हुआ है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 2470 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2625-2650 तक के टारगेट टीसीएस में देखने को मिलेंगे। और नेगेटिव साइड में देखना है तो आप अभी भी एलएनटी में ट्रेड कर सकते हो, जहां पे हमारे 833-825 तक के डाउन साइड के टारगेट ओपन है। बिल्कुल, आपके बेस्ट फ्रेंड राजेश पालिया साहब ने भी एलएनटी पर बात करी, अभी भी यतिन थे हमारे साथ गेमिंग रूम चेक में भी देखिए एलएनटी की बात करी, और सुबह से देखिए आप कह रहे हैं एलएनटी प्रेशर में रहेगा। एलएनटी बेचें, टीसीएस खरीदें, ये राय चंदन जी की तरफ से निकल कर आती हुई। राजस्थान रॉयल्स को आज ये चीयर करने वाले मैच में। कल सुबह चंदन जी से फिर से बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ भसीन साहब जुड़ चुके हैं। भसीन साहब कल भी इस समय हमारे साथ जुड़े थे, और देखिए उन्होंने 2 सेल के आइडियाज दिए थे, उन्होंने कहा था बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। आज फिर आपको और वैसा ही होता हुआ नजर भी आया है। भसीन साहब, स्वागत है आपका। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर देखते हैं आप हर रोज 3 बजे सीएनबीसी आवाज पर। बताइए सर, कल के पहले ट्रेड्स रिव्यू कर दीजिए और आज के लिए शानदार आइडियाज भी दीजिए। गुड आफ्टरनून टू यू। हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो वही मार्केट की वॉलेटिलिटी इज हर्टिंग पीपल, बट आप सब 1 महीने से कह रहे हो आप मौका चाहिए खरीदने का। इससे अच्छा मौका नहीं है। अगले 2 दिन में यू विल बी सरप्राइज्ड एट द मार्केट्स पुल बैक।
मुझे लगता है कल से ही आपको पुल बैक दिख जाएगी और कल शाम को जब हम 3 बजे बात करेंगे तो आप भी बोलोगे कि बहुत ही स्ट्रांग पुल बैक है। सो आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। कल हमने 2 सेल दिए थे, M&M दिया था 636 से 40 में, 605 का टारगेट था, वो हिट हो गया, और 460 पे भारत फोर्ज दिया था, 430 425 का टारगेट था, हमने प्रॉफिट बुक करा दिया 435 पे। अब आप कहें तो मेरे पे 2 बाइज हैं और क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है इस भाव पे आपको हर हालत में लेने चाहिए। यू विल बी सरप्राइज्ड एट द अपसाइड इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। बिल्कुल भसीन साहब, बताइए कौन से बाय आइडियाज हैं आपके पास? तो पहला सर यहाँ अंडर परफॉर्मर है जो सबसे वैल्यू क्रिएटर है, लार्जेस्ट मॉर्टगेज कंपनी HDFC, 1675 और 80 के बीच में है, 1643 का स्टॉप लॉस रखिए, 1775 आपको दिख जाना चाहिए इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। और दूसरा भाई है अगेन फार्मा इज एन आउट परफॉर्मर, आई थिंक सन विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑन रिजल्ट्स, 505 का भाव है, 493 का स्टॉप लॉस रखिए, 550 का फर्स्ट टारगेट, 575 सेकेंड। ओके, तो HDFC अगर आप देखें तो यहाँ पर भसीन साहब की कॉल है और सन फार्मा, याद रखिए फार्मा स्पेस में सन फार्मा ने अब तक वो मूव दिया भी नहीं है, और HDFC जैसे कि सर ने मेंशन किया कि 1675 और 1700 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और एक वैल्यू बाय है, इसीलिए अगर आप देखेंगे बाय कॉल है। भसीन साहब की याद रखिए आउटलुक ये कह रहा है कि डिप बाय करने लायक है और अगले 1-2 दिन में उनको स्ट्रॉन्ग पुल बैक नजर आ रहा है। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ये दोनों कॉल्स दी। दोनों कॉल्स अगर आप देखें, एक डिफेंसिव्स में फार्मा, सन फार्मा, और एक HDFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उस पर उन्होंने अपनी राय दी है। अच्छा, और स्टॉक्स को देखते हैं और उसके साथ साथ BTST ट्रेड्स भी देना शुरू करते हैं। बाय टुडे सेल टुमारो, STBT सेल टुडे बाय टुमारो। इन दोनों में से क्या करना है ये जज करेंगे हमारे आज के मेहमान। प्रकाश सर, आपकी राय, पहला BTST या फिर STBT ट्रेड, बताइए क्या देंगे आप, क्या कहता है आपका लॉजिक? मुझे लगता है TCS में एक अप्रूव मिलना चाहिए, शायद पॉसिबल है कि यहाँ पर एक टारगेट है 2500 का स्टॉक होना चाहिए, ऑन द अपसाइड 2600 पॉसिबल है, तो मैं TCS पे एक बाय दूंगा। TCS, चंदन जी भी देखिए अभी कह रहे थे TCS को लेके जाना चाहिए और TCS ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया भी है। पालिया साहब आपको HCL टेक की बात कर रहे थे, श्रीकांत जी सुबह से TCS की बात कर रहे हैं। मुदित जी बताइए, आपका BTST है STBT है? सर यहाँ पर BTST करने की सलाह देंगे। एक कैश स्टॉक है मिंडा कॉर्पोरेशन, स्टॉक को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह देंगे। अगर ब्रॉडर चार्ट पर बात कर रहे हैं तो ब्रॉडर चार्ट पर इस काउंटर में करीब डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद आज के सेशन में अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है, और कल जो वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में करेक्शन थी उसके आज उससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। मुझे लगता है फॉलो अप यहाँ से जो लोअर लेवल से रिवर्सल देखने को मिला है, ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी। अभी 71 रुपए CMP है, 76 के टारगेट के लिए BTST करने की सलाह देंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 69 का। ओके, मिंडा कॉर्प, याद रखिए मिंडा कॉर्प बाय करना है, और 7095 का अगर आप देखें तो यहाँ पे जोन जहां पर कैश के इस स्टॉक को एक्टिवेट करके आई थिंक बाय करके कल एग्जिट करने की राय है मुदित की। प्रकाश जी की एक कॉल हो गई, उसके बाद अगर आप देखें मिंडा कॉर्प मुदित की कॉल हो गई। अब बात करते हैं चंदन से। चंदन, आप कल किस प्रकार का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके मद्देनजर आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए, शॉर्ट लॉन्ग किस स्टॉक फ्यूचर को? देखिए, मेरे हिसाब से शॉर्ट लॉन्ग का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि बाजार में बाउंस पे बिकवाली आ रही है और बैंक निफ्टी क्रूशियल लेवल के आसपास है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाजार में जो काउंटर है NBFC और कुछ प्राइवेट बैंक, वहां पे प्रेशर में रहे, और पॉजिटिव साइड में आप IT और फार्मा में रहे। तो मैंने TCS बाय, L&T सेल वो तो बताया, बट उसके अलावा मैं नए ट्रेड की तरफ फोकस करूं तो यहाँ पे आप देखोगे टेक महिंद्रा पे ट्रेड किया जा सकता है। अब टेक महिंद्रा को देखें तो इस काउंटर ने नीचे के लेवल से शानदार रिकवरी दिखाई है और एग्जैक्ट उन्हीं लेवल को सपोर्ट लिया जो पुराने रेजिस्टेंस होते थे। और ओवरऑल देखिए इस काउंटर में लगभग 18% का ओपन इंटरेस्ट है। एक तरफ जब बाजार में गिरावट है और काउंटर में ओपन इंटरेस्ट के साथ नीचे के लेवल से रिकवरी होगी और पॉजिटिव मोमेंटम है, लग रहा है यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए। तो स्टॉक अभी लगभग 796-97 के आसपास चल रहा है। 784 का 784 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 825-830 तक के टारगेट यहाँ पे। ऑलराइट, तो टेक महिंद्रा, इसके ऊपर आप बुलिश हैं और आज सुबह सुबह श्रीकांत जी भी कह रहे थे। श्रीकांत जी तो हमेशा देखिए आप को टेक, अगर उनको आप ये पूछें फार्मा के अलावा आप IT में क्या पसंद है तो उनका जवाब होता है टेक महिंद्रा। आज सुबह भी 10 बजे के ट्रेड में उन्होंने तेजी की राय दी थी। श्रीकांत जी, आपका ट्रेड भी बताइए, BTST या STBT?
देखिए मुझे लगता है कि एसबीटी का ट्रेड लेके जा सकते हैं क्योंकि मार्केट 11,150 के नीचे का बंद दे रहा है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक डिफेंसिव पे बाय लिया है टीसीएस पे। अब मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट करना है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को हम शॉर्ट करके चलेंगे और 91 हाफ के करीब ट्रेड कर रहा है। और कभी भी हेमंत जी, अगर हम मार्केट में अगर मंदी देखते हैं तो पीएसयू स्टॉक्स में हम काफी अच्छी बिकवाली देखते हैं। तो मुझे लगता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से 88 या 87 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को शॉर्ट करें, 93 का स्टॉप लॉस रखें और 87 के टारगेट्स के लिए बीटीएसटी ट्रेड लेके जाए। ओके, बीएल पे अगर आप देखें, बीटीएसटी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये करना है और 9180 के जोन में है। प्लीज मेंशन कर दीजिएगा स्क्रीन पे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस। और निफ्टी लोअर ट्रेजेक्टरी में ही है, बैंक निफ्टी लोअर ट्रेजेक्टरी में ही है। एक ट्रेड और ऐड कर लेते हैं इसी लेवल्स पे और वो देंगे राजेश पालविया जी। पालविया साहब ये बताइए, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए, सेल या फिर बाय? तो वीरेंद्र जी, मेरा कैश सेगमेंट का स्टॉक रहेगा और वो स्टॉक रहेगा बलरामपुर चीनी। ये स्टॉक में देखें तो आज निचले स्तर से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली स्टॉक में। और अगर इसका वीकली सेटअप देखूं तो ये करीब 6 वीक का कंसोलिडेशन के ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके की बाइंग लोअर साइड से बलरामपुर चीनी में आज देखने को मिली, ये स्टॉक में कल तक 158, 162 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो बीटीएसटी के लिए बलरामपुर चीनी को बाय करेंगे 148.50 के स्टॉप लॉस से। तो ये स्टॉक रहेगा कैश सेगमेंट का। और डेरिवेटिव सेगमेंट से मैं जो स्टॉक बाय करूंगा वो आईटी सेगमेंट, आईटी स्टॉक रहेगा, वो माइंट्री रहेगा। माइंट्री का सेटअप भी काफी प्रॉमिसिंग है और जिस तरीके से थ्रू आउट द डे स्टॉक में देखें, एक जो रिकवरी के बाद स्टॉक एक सस्टेन हुआ हायर साइड पे, तो हमें लगता है कि आईटी सेक्टर में कल भी बाइंग फॉलो बाइंग एक्शन बनते हुए दिखना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं इंडेक्स को सपोर्ट देगी। तो माइंट्री में जो मुझे लगता है बीटीएसटी के टारगेट होना चाहिए वो 1325 से 1335 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1285 के आसपास। सही आपने कहा, माइंट्री क्या गजब का स्टॉक है। और देखिए कल 0.5% नीचे आया था, मौका दिया था इसने आपको खरीदारी करने का और आज देखिए फिर से 2.5% ऊपर हो गया। आप कल थोड़ा थोड़ा गिरे थे आईटी स्टॉक से, लेकिन देखिए डिप्स में आज सुबह भी थोड़ा सा सुस्त हुआ था। क्या रैली हुई है माइंट्री में। और इसी हफ्ते हमने देखा है 1322 का इसने हाई भी 52 वीक हाई नया लगाया है। तो ज्यादातर स्टॉक्स देखिए जो खरीदारी की साइड में बताए जा रहे हैं वो आपको आईटी से इस समय नजर आ रहे हैं। मयूरेश जी भी बहुत बढ़िया, देखिए इन्वेस्टमेंट की राय तो देते हैं, ट्रेडिंग की फैंटास्टिक राय देते हैं। मयूरेश जी, बीटीएसटी आइडिया बताइए ट्रेडर्स हैट पहन के। तो मेरे हिसाब से हेमंत जी, आई थिंक बीएससी इसको ध्यान देना चाहिए। आई थिंक बाजार कहीं भी जाए, आई थिंक एक्सचेंज के रेवेन्यूज तो वैसे ही रहने वाले हैं। जो नए लिस्टिंग हो रही है उससे एन्युटी रेवेन्यू इनका बढ़ने वाला है, कैश रिच बैलेंस शीट है, डिविडेंड यील्ड जबरदस्त है। तो बीएससी की राय होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 560 विद स्टॉप ऑफ 520। ठीक बात है, तो बीएससी इसके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। और ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी कि बाजार कहीं भी जाए ब्रोकर कमाता है, आप देखिए, और एक्सचेंज कमाता है। और नई लिस्टिंग की वजह से भी देखिए एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अच्छा, अब जब लिस्टिंग की बात हो रही है तो लिस्टिंग का एक अपडेट ले लिया जाए। देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, अब तक के सब्सक्रिप्शंस के फिगर्स बताइए कैसे रहे हैं? देखिए दूसरा दिन चल रहा है कैंप्स का और साथ साथ केमकॉन स्पेशलिटी का। तो केमकॉन स्पेशलिटी तो नो डाउट एक बाजी मारता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक जोरदार आंकड़े यहां पर आ रहे हैं, 9 गुना ओवरऑल सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 17 गुना के आसपास रिटेल का आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कैंप्स का आईपीओ भी 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और यहाँ पर भी रिटेल का पार्टिसिपेशन 2-2.5 गुना के करीब पहुंच चुका है। तो रिटेल पार्टिसिपेशन कैंप्स में भी और साथ साथ केमकॉन में भी, दोनों में एक शानदार देखने को मिला। दूसरा दिन था इनका आज और अभी भी ब्रोकर सभी जो हैं एक सुर में सब्सक्राइब की राय दे रहे हैं। एक नया आईपीओ जो आज खुला है वो है एंजल का और एंजल के केस में 180 करोड़ रुपए जिन्होंने जुटाए हैं एंकर इन्वेस्टर्स से, परफॉर्मेंस इनका भी ठीक है। 50% ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, करीब 0.7% के 0.7 टाइम्स के आसपास इनका रिटेल हिस्सा भी सब्सक्राइब हो चुका है। पहला दिन है, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आगे चल के अच्छे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। रिसेंट जो रिपोर्ट्स देखी हैं उसके लिहाज से यहाँ पर भी ब्रोकर्स की तरफ से रिकमेंड करके खरीदारी करके सब्सक्राइब करके चलने की राय दी जा रही है। तो मेजरली सब में सब्सक्राइब की राय है और सबके सो पार आंकड़े जो हैं सेटिस्फैक्टरी ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये अगर आप देखिए आईपीओ अपडेट है आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, एक स्टॉक और देख लीजिए जिसपे सुबह भी बात हुई थी। सुमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। पीवीआर को देखिए,
सुबह कल मंदी, परसों मंदी, पिछले एक हफ्ते से मंदड़ी है, इस पे ऐसे चिपटे हुए कि पूछे मत। आज थोड़ा सा पुल बैक आ गया, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, याद रखिएगा। जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में ओआई बढ़ा था वो थोड़ा सा कवर हो गया, लेकिन ये बहुत स्ट्रेस में है ये स्टॉक का। राजेश जरा एक बार बताइएगा, क्योंकि सारे एवरेजेस सरेंडर कर दिए हैं इसने, और जो ब्रेकआउट पॉइंट था 1147 12 अगस्त का, उसको अब ये सरेंडर कर रहा है। तो क्या आप हर पुल बैक में, यानी अगर कल फिर पुल बैक मिले तो शॉर्ट करेंगे, या फिर ये एरिया या जोन है बाय करने लायक, या फिर जिस की स्थिति है इस पे आप सोचेंगे भी नहीं बाय करने के लिए? नहीं, देखिए अभी इस स्टॉक को तो बाय नहीं करेंगे और पुलबैक जो आएगा उसमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और मुझे लगता है कि अगर इसका पुलबैक जो अभी जो दिख रहा है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग एक्शन बना है, अगर ये कल और एक्सटेंड होता है और स्टॉक हायर साइड पे करीब 1160-70 की रेंज में मिलता है, तो वहां बिल्कुल शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि ये 1200 का लेवल इसके लिए काफी क्रिटिकल रहेगा। अब जब तक ये 1200 के ऊपर नहीं आता है तो हर उछाल में इसको बेच के ही ट्रेड करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी सही रहेगी। तो जितना नजदीक 1200 के आएगा वहां पे शॉर्ट करें, और नीचे में वापस मुझे लगता है कि जो इसका सपोर्ट अब बना हुआ है वो करीब बना हुआ है 1100 के आसपास, 1100-1105। एक बार अगर ये डिसाइसिव 1100 का लेवल वायलेट करेगा तो फिर इसमें एक नई फ्रेश मद्दी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी, जो कि फिर इसको 1000 और 950 तक भी लेके जा सकती है। तो अभी पुलबैक का वेट करें, 1160-65 आने दें, फिर शॉर्ट करें इसको। अच्छा, एक चीज और बहुत बढ़िया नजर आ रही है, आप देखिए सेकेंड हाफ में कुछ फार्मा शेयरों में खरीदारी आ रही है। आईटी तो देखिए चला है, कल भी चला है, आज भी चला है। क्या फार्मा एक बढ़िया सेक्टर हो सकता है कल के लिए? आप देखिए सन फार्मा का चार्ट, ये इसने आज ज्यादातर समय आपको हरे निशान में बिताया है। आप सिप्ला देखिए, इसने ज्यादातर वक्त हरे निशान में बिताया। स्ट्रॉन्ग चार्ट है, लाल निशान में जरूर गया, लेकिन उसके बाद देखिए ये बढ़ा फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में फिर दबा हुआ, और फिर देखिए अब बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो फार्मा में भी एक अच्छी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। फार्मा में श्रीकांत जी कोई बढ़िया फार्मा स्टॉक बताइए जो आपको अच्छा लग रहा है। मुझे याद है आपने शुरुआत में सिप्ला का जिक्र किया था, और सिप्ला मेरे रडार पर भी है, और देखिए वापस से एक रिकवरी आती हुई। सिप्ला क्या लेकर जाना चाहेंगे, या कोई और फार्मा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? इवन आप डॉक्टर रेड्डीज की बात देखिए, सुबह कर रहे थे, ये भी अब लाल निशान में आने के बाद हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ। सभी फार्मा में एक खरीदारी देखने को मिल रही है आखिरी में। बिल्कुल, देखिए वैसे अगर यहाँ से एक मोमेंटम के साथ अगर जाना चाहते हो तो आप ऑलवेज डॉक्टर रेड्डी को ले सकते हो, क्योंकि वहां पे काफी अच्छा मोमेंटम बना है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स हैं, और स्टॉक क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये अपनी प्रीवियस हाई की तो कम से कम नजदीक जा सकता है, जो 300-400 रुपया हाई है करंट लेवल से। लेकिन अगर एक कॉन्ट्रा बेट लेंगे, क्योंकि मार्केट वैसे काफी गिर चुका है, तो इस लेवल पे अगर गिरावट अगर और बढ़ती है तो मुझे लगता है कि उस वक्त फिर पेनफुल सिचुएशन हो सकती है। तो करंट लेवल से, जैसे अभी वसीम साहब ने भी बताया था, मुझे लगता है कि सन फार्मा एक स्टॉक है कि जिसे आप इस लेवल पे आप कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक स्टॉक रेंज बाउंड है और इसकी जो बाउंड्री है, लोअर बाउंड्री, वो काफी नजदीक की है। और आज के दिन में जैसे वीरेंद्र ने अभी बताया, मैं भी वही देख रहा था कि काफी अच्छा स्ट्रेंथ सन फार्मा दिखा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। वसीम साहब ने जो बताए थे वही स्टॉप लॉस हम रखेंगे 490 के करीब के, और टारगेट्स हम वापस 530 से लेकर 540 के सोच सकते हैं। चलिए, तो ये सन फार्मा पे आउटलुक है। 510 की ट्रेजेक्ट्री याद रखिए, 500 रुपए, और ये जो 590 580 का जोन है ना, ये इसके लिए बहुत स्ट्रांग बेस है। भले ही ये 550 से अनवाइंडिंग आती है इसमें, लेकिन 510 505 490 के जोन से इसमें बाइंग आती भी है। अच्छा, अदानी स्पेस के अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स को देखिए, और अदानी एंटरप्राइजेस इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करता हुआ, इसमें आज एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकडाउन हो सकता था, लेकिन उस ब्रेकडाउन को इसने सिक्योर कर लिया। मतलब वो ब्रेकडाउन अगर आप देखें कन्वर्ट नहीं हुआ, एक फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ। राजेश, कैसे अप्रोच करेंगे आप अदानी एंटरप्राइजेस को? एक टिपिकल फ्लैग था, और उसका ब्रेकडाउन कल आज कंफर्म हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है। आपकी राय इस स्टॉक पे, अदानी एंटरप्राइजेस 280-285 में? वीरेंद्र जी, आज का जो पुलबैक है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि स्टॉक अपने जो इंपॉर्टेंट जो ब्रेकआउट लेवल है उसको डिफेंड करने की, सपोर्ट को डिफेंड करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। तो 270 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अब स्टॉक के लिए। पर जिस तरीके का पुलबैक हुआ, मुझे लगता है कि यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड किया जा सकता है स्टॉक में, क्योंकि जिस तरीके से पुलबैक आया स्टॉक में लोअर साइड से, ये दर्शाता है कि ये स्टॉक सूनर और लेटर जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई थे करीब 295-300 के आसपास, उस लेवल को अटेम्प्ट करने के लिए बिल्कुल मूव कर सकता है।
लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा इस ट्रेड के लिए, और इसका स्टॉप लॉस होगा यहाँ से 276 के आसपास। 276 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। टारगेट जो होंगे 295 तक के टारगेट मुझे लगता है इसमें आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने अगेंस्ट द ट्रेंड एक स्ट्रेंथ दिखाई है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक मुझे लगता है कि हो सकता है एक्सपायरी के वीक में और एक्सटेंड करे यहाँ से अपमूव और 295 की तरफ मूव होता हुआ दिखे। ऑलराइट, चलिए तो ये राय अडानी पर, लेकिन एक खबर आपकी स्क्रीन पर, एनएससी ने एसजीएक्स के साथ करार किया। आपको याद होगा कि एनएससी और एसजीएक्स के बीच में तकरार था, आर्बिट्रेशन में देखिए मामला पहुंचा हुआ था, और अब देखिए ये इन लोगों ने करार किया है। ये खबर आपकी स्क्रीन पर और विस्तार से अभी ब्रेक होगी ये, और ये अच्छी बात है। आईएफएससी में कारोबार के लिए ये करार हुआ है, और अब ये लोग एक दूसरे के खिलाफ जो आर्बिट्रेशन का मामला था देखिए उसको भी वापस खींचेंगे। तो ये अच्छी बात है कि एनएससी और एसजीएक्स यानी सिंगापुर के जो एक्सचेंज है देखिए उसके बीच जो तकरार थे वो अब खत्म हो रहे हैं, और अब एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एसजीएक्स के बीच में एक करार होता हुआ आपको नजर आ रहा है। हालांकि कोई लिस्टेड स्टॉक पर इससे असर नहीं है, लेकिन ये एक स्टोरी है जिसको हम क्लोजली ट्रैक कर रहे थे। एनएससी का इशू भी आएगा, आईपीओ भी आएगा आगे चलकर, और उससे पहले ये सारी कंट्रोवर्सी सॉल्व हो रही है, तो ये एक अच्छा कदम माना जाएगा। चलिए मार्केट पर वापस आ जाते हैं। करीब करीब 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है सेंसेक्स में। अभी भी एक अच्छी बात ये नजर आई है कि आज सुबह सुबह जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था वो 1:14 भी पहुंच गया था 9:30 पौने 10 बजे के आसपास, वो देखिए अब 1:4 का हो गया है। तो ये एक अच्छी बात आप ढूंढना चाहें तो ढूंढें, लेकिन वैसे मार्केट का मूड और सेंटीमेंट तो देखिए कमजोरी की तरफ ही है। केवल आईटी और फार्मा एक सेक्टर है जो आपको अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लोबली लिंक स्टॉक्स की हम लोग बात कर रहे थे। टाटा मोटर देखिए आज दिन भर फिसलता रहा, अब मारुति में भी आज दबाव देखने को मिला, ऑटो में अच्छा खासा प्रेशर देखा जा रहा है। ये बताइए गाबा साहब, कोई ऑटो शेयर जो आपको कमजोर लगता हो? आपने, मुझे याद है कल टाटा मोटर्स में बिकवाली करने की राय दी थी जो बिल्कुल सटीक साबित हुई। क्या आप उछाल में फिर से इसे बेचेंगे? क्या सेलॉन रैलीज वाला स्टॉक हो गया ये? सेलॉन रैलीज है डेफिनेटली। अगर अपनी मिलता है इसमें टाटा मोटर्स में, तो मुझे लगता है जो बहुत बढ़िया जगह है जहां बेचना चाहिए वो करीब हो जाऊंगा अराउंड 136-138 में। तो अब भी थोड़ा अपमूव मिलता है तो बेचना चाहिए डेफिनेटली। लगता तो है सपोर्ट के आसपास, लेकिन वो सपोर्ट ब्रीच होगा और शायद लोअर लेवल 128 का भी देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स में। चलिए टाटा मोटर्स अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 133.20 ग्लोबली लिंक स्टॉक्स, जहां पे अगर आप देखें कल से ही हम बात कर रहे हैं कि सेल की एक अप्रोच रखी, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो टाटा मोटर्स डीवीआर हो। ऑल्दो टाटा मोटर्स डीवीआर को आप सेल नहीं कर सकते, याद रखिएगा, कैश का स्टॉक है। अपोलो टायर्स ये करीब 124.10 पे डे हाई पर, लेकिन कोई बहुत मीनिंगफुल चार्ट नहीं है। उसके बाद अभी हेमंत ने जो बात की थी कि फार्मा पे फोकस कीजिए, लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। सन फार्मा की बात उस वक्त हुई थी, क्योंकि टोरेंट फार्मा ने भी आज अगर आप देखें एक अच्छा पुल बैक दिया लोअर लेवल से। कल बहुत पनिश हुआ था ये स्टॉक, डे लो की ट्रेजेक्टरी में क्लोज हुआ था, कल से पहले उतना ही स्ट्रांग था, और आज अपनी विनिंग ट्रेजेक्टरी को फिर इसने उस पर कम बैक किया है। श्रीकांत जी, टोरेंट फार्मा को कैसे अप्रोच करेंगे आप? बेहद स्ट्रांग स्ट्रक्चर, और हालिया हाई से लगभग आपको ये समझ लीजिए कि 250 रुपए नीचे मिल रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे? 300-350 रुपए नीचे मिल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी हमारी जो एक अप्रोच रहेगी वो बाय करने की रहेगी, और उसका रीजन ये है कि जब ये कंसोलिडेट हो रहा था अप्रैल से लेकर जुलाई तक, तब जो इसके हाईएस्ट लेवल्स थे वो थे तकरीबन 2600 के, तो उसका वो एक रेजिस्टेंस बना के ट्रेड कर रहा था, और अभी उसने उस रेजिस्टेंस को कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है पिछले महीने। तो अभी जब ये करेक्शन आ रहा है 3000 के लेवल्स को छूने के बाद, तो हम अभी सपोर्ट के आसपास आ गए ऐसा बोल सकते हैं। तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट जैसे वर्क करेगा, और इसी वजह से मुझे लगता है कि 2550 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके चले, क्योंकि ये स्टॉक जो फॉर्मेशन में गया है, मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक अपने 3000 के लेवल्स को क्रॉस करके शायद 3300 या 3400 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो ओवरऑल फार्मा इंडेक्स में तेजी है, फार्मा स्टॉक्स में तेजी है, और उसमें ये जो स्टॉक है टोरेंट फार्मा वो काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक है, तो करंट लेवल से बाय करके चले। ठीक बात है। तो टोरेंट फार्मा देखिए ज्यादातर फार्मा शेयरों में तेजी हो रही है। दरअसल यही वो पॉकेट है आईटी और फार्मा जो थोड़ा बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं, और होप भी है। अच्छा, आप ये भी देखिए इस समय कैकडैक फुटसी यूरोप के मार्केट्स कहां पर कारोबार कर रहे हैं, तो आपको नजर आएगा कि यूरोप के मार्केट्स दरअसल जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो आधे से पौने 1% ऊपर थे, और अब देखिए 1% ऊपर हो चुके हैं। तो 2 दिनों की गिरावट के बाद अब थोड़ा सा हो सकता है बाजार संभलता हुआ नजर आए, और उसमें भी लोग सेफ्टी ढूंढेंगे। सेफ्टी है
फार्मा और आईटी में। इसीलिए आप देख रहे हैं यही वो स्पेस है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रही है। तो यूरोप के मार्केट्स आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। और डाउ फ्यूचर्स देखिए, डाउ फ्यूचर्स अब भारतीय बाजार क्लोज होने वाले हैं और कुल 25 अंक की नीचे है, तो मंदी की पोजीशन से एक बार काटनी चाहिए, ये बात तो पक्की है। आप क्या राय रखते हैं श्रीकांत जी? अगर मंदी में प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार बुक करके जाएं क्या, और कल के बाजार को फिर क्या नए सिरे से देखें या फिर बीटीएसटी करके जाएं? आपकी राय क्या है? क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए अपने मार्केट पर प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि अगर मंदी की पोजीशन है तो उसे कम कर लीजिए, और बिल्कुल कम कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट 11,100 के लेवल्स को रिस्पेक्ट भी कर रहा है। बट साथ ही साथ मैं ये बोलूंगा कि अगर मार्केट गैप अप अगर खुल जाए तो कल वापस हम एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो अगर आज हम शॉर्ट लेके जाते हैं और कल वापस अगर उसे चेस करना पड़े, उसे कवर करना पड़े, तो उससे बेटर है कि पोजीशंस कम कर ले, क्योंकि आज एक मार्केट अपने दायरे में रहा है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा और यहाँ से करेक्शन डेफिनेट देगा। सेल रैलीज की रणनीति रखनी चाहिए, उछाल में बेचें, ये बात तो पक्की नजर आ रही है। पालवे साहब, अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए आज के मार्केट पर। क्या बिल्कुल, मैं भी सहमत हूं कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है तो कहीं ना कहीं कवर करना चाहिए और पोजीशन को ट्रिम रखें। और मुझे लगता है कि कल वापस से रीअसेस करें, मार्केट में वापस अपॉर्चुनिटी मिलती है हायर साइड की तो फिर शॉर्ट किया जा सकता है। 11,300 के जितने नजदीक शॉर्ट करेंगे वो थोड़ा सा सेफ जोन रहेगा। यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो हो सकता है कि पुल बैक में आपको अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर करने पड़े, तो शॉर्ट के ट्रेड थोड़े अवॉइड करें या कम करें पोजीशन को, और वेट करें कल की ओपनिंग का, क्योंकि ग्लोबल क्यूज वापस कल हमें मार्केट को एक ओपनिंग का नया डायरेक्शन देंगे। और हो सकता है कि यहां से, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, और अगर कुछ पॉजिटिव ओपनिंग मिलती है और वहां के ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव रहते तो हो सकता है कि एक बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिले, क्योंकि क्रूशियल वीक है, हम एक्सपायरी के नजदीक पहुंच रहे, तो बहुत सारी पोजीशंस का एडजस्टमेंट होता है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में शॉर्ट पोजीशन को हर्ट कर सकता है इस जगह पे, तो थोड़ा लाइट रहना चाहिए शॉर्ट साइड में। शॉर्ट साइड पे लाइट रही है। इस बीच अगर आप देखें वो सन फार्मा जो बसीन साहब ने कॉल दी थी, उसके बाद हेमंत ने भी डिस्कशन किया सन फार्मा पे, नाइट 514 डे हाई की डिरेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, और इस वक्त स्क्रीन पे सिर्फ फार्मा ही है जो कि अच्छा कर रहा है। अब देखिए इस वक्त एक और स्टॉक है दिवीज लैब, ये कल सिंक हुआ था और अच्छा खासा सिंक हुआ था, लेकिन एक कैंडल रिवर्सल की जो डेफिनेशन होती है ना, उसको आज इसने थोड़ा सा नेगेट कर दिया, यानी कल जो रिवर्सल बना था उसको नेगेट कर दिया, क्योंकि ये कल की कैंडल के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे जाके क्लोज हुआ है। राजेश जी, एक हल्का सा टच इस पे भी कीजिएगा। दिवीज लैब, अब फार्मा में इंटरेस्ट आ ही रहा है तो आपको अच्छे पॉइंट पे मिल भी रहा है, इसकी कोई कॉल नेक्स्ट मंथ की या फिर फ्यूचर्स पे सजेशन क्या होंगे आपके लेवल्स के अनुसार? बिल्कुल, डीवीज में भी जो रिवर्सल हमें देखने को मिला और नीचे से अच्छे पुलबैक आए, तो अगर इसको ट्रेड करना है तो अगले महीने की जो कॉल है 3400 की, वो करीब 102, 103, 102, 105 के आसपास है। थोड़ा सा बिड आस्क में डिफरेंस है, तो मेरे हिसाब से 102, 103 के आसपास मिलती तो वो बाय किया जा सकता है। पुलबैक का ट्रेड हम प्ले करेंगे इसमें यहाँ से। तो जिस तरीके का रिवर्सल नीचे से इसमें देखने को मिला, हमें लगता है कि ये कॉल ऑप्शन बाय करें 3400 की, इसमें स्टॉप लॉस रखे 85 रुपीज का, और इसमें अगर ये पुलबैक एक्सटेंड होता है तो ये कॉल के जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 135 से 140 तक के। तो 3,400 की कॉल ऑप्शन 102, 103 के आसपास बाय करेंगे। ठीक बात है बाप। चलिए बाप, क्लोजिंग रिमार्क्स में ले रहा था, चंदन जी से भी लेता हूं। चंदन जी बताइए आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, और कोई अगर शेयर आपके जहन में जाते जाते आ रहा हो तो वो बता दीजिए प्लीज। देखिए, यहाँ पे पूरा फोकस आईटी और फार्मा पे रहेगा। आपने देखिए डीवीज लैब ने अभी बात की थी, डीवीज लैब का अच्छा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैं टोरेंट फार्मा को ऐड करना चाहूंगा। इस काउंटर ने कल एक काफी बड़ा डीप कट दिया था, बट आज जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है 11% के साथ, और ये एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है, लग रहा है इसमें 3-4% की रैली बनेगी। आज इसमें 2640 के लेवल से टर्न हुआ था और ये सेम लेवल पे लगभग 31 अगस्त के आसपास से घुमा था। तो यहाँ पे लगभग आप मौजूदा स्तर से 2690 का स्टॉप लॉस लगाइए, जो लगभग 2% नीचे है, और काउंटर में लगभग 2840 यानी 4% तक आपको बनना चाहिए। और उसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, बट बाउंस पे वीक वाले करें, तो यदि शॉर्ट पोजीशन तो काटे और वापस बाउंस आता है लगभग 11,220, 250, तो 11,333 के लेवल को ध्यान में रख के वापस शॉर्ट करें। बिल्कुल सही बात है। देखिए अब तो चंदन जी भी यही कहते हैं, बाउंस में बेचेंगे तो ज्यादा देखिए रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा। गाबा सर, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए प्लीज। तो मुझे लगता है कि 11,300 और 11,100 ये ट्रैप जोन है। अगर 11,300 तक के भी नीचे है तब ठीक है, मैं कहूंगा मार्केट अब भी वीक है। लेकिन एक बार 11,100 की उसने क्रैक किया हुआ है, 11,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर कल गैप डाउन खुलता है तो मेरे ख्याल से एक मौका रहेगा और वो शॉर्ट करेगा।
तो 11,000 नीचे खुलता है तो फिर शॉर्ट्स वहां पर कवर करने की राय है। मुदित जी, आपके भी क्लोजिंग रिमार्क दीजिए प्लीज। बिल्कुल, देखिए यही कह सकते हैं, जो शॉर्ट पोजीशन है यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिम करके चलना चाहिए बिल्कुल। और सेल ऑन राइज का ये मार्केट है। कल के सेशन में अगर कोई बाउंस बैक देखने को मिलता है, बाउंस बैक में निफ्टी 11,250 के आसपास आता है, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्टिंग के लिए। फिर एक बार 11,100 तक की डाउनसाइड देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 11,300 का। अभी फार्मा का डिस्कशन चल रहा था, तो एक स्टॉक में और यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, लुपिन, जिसपे अभी तक बात नहीं हुई है। और जिस तरह के स्ट्रक्चर चार्ट्स पर नजर आ रहे हैं आज के सेशन में, कल की बिग करेक्शन के बाद इस काउंटर में एक डोजी जैसा कैंडल बनाने के बाद थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल रही है। तो एक रिवर्सल इंडिकेशन चार्ट पर हुआ है। और जिस तरह का स्ट्रक्चर पूरे फार्मा स्टॉक्स में रिवर्सल हुए हैं, तो लग रहा है कि कल के सेशन में भी इस काउंटर में तेजी बन सकती है और ऊपर की तरफ 1070 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो लुपिन को बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस रहेगा 1020 का। देखिए सुबह सुबह जब हम आएंगे तो आपको सब बता रहे होंगे विक्स कूल डाउन हो गया है। विक्स अभी से ही दिखा दीजिए। अब बात हो रही होगी प्रोटोकॉल रेशियो 1 पर आ गया है, अब क्या बेचें। तो इसलिए हमने सोचा आज क्लोजिंग में ही बता दें ये सारी चीजें आपको। ये सारे इंडिकेटर्स देखिए बता रहे हैं कि बाजार में दो की अच्छी गिरावट हो चुकी है। देखिए विक्स भी अब कूल डाउन होता हुआ आपको नजर आ रहा है। मयूरेश जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क दीजिए, उसके बाद मैं वॉल पर जाकर मार्केट को क्लोज करता हूं। बिल्कुल, मार्केट्स में आई थिंक थोड़े दिन तक आई थिंक जरूर रह सकती है मंदी, और यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा आई थिंक वॉच रहे, वेट एंड वॉच करें मार्केट को नेक्स्ट फ्यू डेज। बट आपकी एक बाय वॉच लिस्ट जरूर बना के रखें इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज आएंगे अगले कुछ दिनों और हफ्तों में आई थिंक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। मार्केट बिल्कुल आई थिंक हो सकता है, बट जितने आई थिंक स्कीम्स निकाले हुए हैं, और मुझे नहीं लगता आई थिंक कोई एक स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन होगा। यूएस से जो आई थिंक हम स्टिमुलस की उम्मीद कर रहे हैं, इवन दैट शुड प्रॉब्ली कम थ्रू। तो आई थिंक दिल बुल रहेगा, और मेरे हिसाब से आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक रहना मार्केट में सच है। तो सही बात है, तो ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, एक लिस्ट तैयार करिए, अच्छे मौके देखिए बाजार दे रहा है। आज के बाजार में भी आपने देखा आईटी शेयरों ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया। ये देखिए वो सूचकांक 1% ऊपर, मौके देखिए आपको खूब मिल रहे हैं। अगर आप बाय साइड के हैं, बुलिश हैं, तो आपको सेकंड हाफ में फार्मा ने मौके दिए, फर्स्ट हाफ में आईटी ने अच्छे मौके दिए। और ये वो सेक्टर्स हैं दोनों जिन्होंने बाजार को आज संभालने की कोशिश करी। डिफेंसेस में दरअसल बाइंग होती हुई नजर आई। तो ये देखिए फार्मा सेक्टर आपको दिखाया 1% ऊपर। सेकंड हाफ में बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स आपको हमारे एक्सपर्ट्स ने सुझाए, जहां पर एक अच्छी खासी रैली आपको कल के दिन में भी देखने को मिलेगी। लेकिन पेन पॉइंट ये है, आप देखिए ये वो सूचकांक है जिसको कई दिनों से तो बुखार आपको चलता हुआ नजर आया, और बैंक निफ्टी के दम पर ही देखिए आज हम फिसलते हुए आपको नजर आया। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा शो आज दिखाया, लेकिन उसके बावजूद बाकी के बैंक देखिए थोड़ा सा अंडर परफॉर्म आज करते हुए नजर आए। तो बाजार बंद हो चुके हैं, 11,200 के नीचे हम फिसल कर बंद हुए। 11,175 के आसपास देखिए क्लोजिंग हुई है, तो डिसअपॉइंटिंग कही जाएगी। और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो ये 22,000 के नीचे ही अब कारोबार करना इसने शुरू कर दिया है, और 21,200 के नीचे जाकर इसने समाप्ति दी है। मिड कैप इंडेक्स में देखिए हालत काफी ढीली है। जब तक लार्ज कैप्स नहीं चलेंगे तब तक मिड कैप्स में देखिए रौनक आएगी नहीं। 1.25% नीचे ये सूचकांक ट्रेड करता हुआ आपको आज दिखाए क्लोजिंग बेसिस पर। लेकिन एक समय ऐसा भी था आज जब एडवांस डिक्लाइन रेशियो करीब 1:14 के हो गए थे, लेकिन देखिए धीरे धीरे करके बाजार ने अपनी चाल थोड़ी सी सुधारने की कोशिश करी। डायरेक्ट साहब एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो ले आइए, 1:4 का है मेरे ख्याल में। अभी भी देखिए कमजोरी कहा जाएगा। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स की पिटाई होती हुई बहुत ही तगड़ी रैली के बाद आज नजर आया। डायरेक्ट साहब पूरी की पूरी एक बार स्क्रीन दिखा दीजिए, देख लेते हैं किस तरह से क्लोजिंग हुई है। हीट मैप आपके सामने आता हुआ, और देखिए जब आज शुरुआत हुई थी तो आपको यहां तक हरे निशान वाले शेयर नजर आ रहे थे। उसके बाद देखिए धीरे 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 करके आपको ये लाल रंग चढ़ता हुआ नजर आया, और देखिए 76 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज का हीरो एक ही है, वो है HCL टेक। और सुबह भी आज देखिए स्टॉक 2020 में भी बात हुई थी कि HCL टेक, TCS, टेक महिंद्रा को खरीदिए। देखिए यही हुए हैं आज के सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाले शेयर। ICICI बैंक ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। अच्छा, डॉक्टर रेड्डीज ने अच्छी तेजी दिखाई है। उधर देखिए सिप्ला, सन फार्मा, यहां पर भी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। यानी आईटी और फार्मा इनका बोलबाला था आज के सत्र में। JSW स्टील कल काफी पिटा था, तो आज यहां पर थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है। विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें स्क्रीन तो आपको खुद पता चल रहा है कि क्या हुआ है। मारुति देखिए, टाटा मोटर देखिए, ऑटो शेयरों में हीरो मोटोकॉर्प देखिए 2% नीचे, आयशर देखिए, रिलायंस देखिए करीब 1.5% नीचे जाकर बंद हुआ है। L&T ज्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं इसको बेचकर चलिए आज के सत्र में।
HDFC ट्विंस देखिए, एक्सिस बैंक देख लीजिए, ये दबाव के साथ कारोबार हुआ। जी, ये शानदार कॉल था आज सुबह सुबह प्रकाश गाबा जी ने दिया था कि ये शेयर गिरेगा और देखिए 7% नीचे जाकर आज इसने समाप्ति दी है। तो वीरू डिसअपॉइंटिंग दिन था, दूसरे दिन लगातार बाजार में दबाव देखने को मिला है और ये तब हुआ है जब आज यूरोप में 1% की रिकवरी देखने को मिली है, जब डाउ फ्यूचर कुछ बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, 25-30 पॉइंट ही नीचे था। तो आज देखिए बाजार अपनी वेट से गिरते हुए नजर आए, ये कहना चाहिए। जी हाँ, चलिए, तो एक खराब क्लोजिंग, लेकिन दो महत्वपूर्ण चीजें जो कि कल मॉर्निंग में हमें देखनी पड़ेंगी वो है 21,000 का निफ्टी का लेवल, और साथ ही साथ याद रखिएगा निफ्टी आज सेकेंड हाफ में स्पेशली अगर आप देखें क्लोजिंग के वक्त अपने डे लो से अपने क्लोजिंग का एक अच्छा फ्रैक्शन मेंटेन करके ट्रेड कर रहा था। दैट्स गुड, याद रखिएगा, ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है। आज के अगर आप इंडिसेस का रोल ओवर देखिए, प्लीज जरा रोल ओवर के स्टैट्स लेके आइए, बस एक बार जरा रोल ओवर के स्टैट्स देखते हैं। इंडिसेस में आप देखें लगभग 37% रोल ओवर बैंक निफ्टी में और 31% रोल ओवर जो है वो हो चुका है निफ्टी में। ये देखिए 31% है, और निफ्टी में जो टॉप रोल ओवर्स हैं उसमें सबसे ऊपर ग्रेसिम है। ग्रेसिम आज भी याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, 68% रोल ओवर। अगस्त में भी सबसे स्ट्रॉन्ग लोवर्स थे, उसके बाद JSW स्टील आज रिकवर होके डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। आज इस पे शॉर्ट कॉल्स भी थी बहुत, लेकिन इसने एग्जैक्टली अगर आप देखें क्लोजिंग के वक्त स्ट्रेंथ दिखाई और 66% रोल ओवर यहाँ पे हो चुके हैं, याद रखिएगा JSW स्टील में। उसके बाद अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, यहाँ पे काफी शॉर्टिंग हुई है टाटा मोटर्स में स्पेशली अगर आप देखें 57% रोल ओवर। बजाज फाइनेंस थोड़ा सा रिकवर हुआ बाद में, लेकिन यहाँ पे करीब 56% रोल ओवर। और बैंकिंग में सबसे ज्यादा शॉर्टिंग कहीं पर हुई है या फिर शॉर्ट रोल ओवर्स हुए हैं वो है इंडसइंड बैंक, जहाँ पे करीब 56% रोल ओवर अब तक हुए हैं। तो ये कुछ रोल ओवर के स्टैट्स थे, लेकिन एग्जैक्टली कल थोड़ा सा एग्रेसिव रोल ओवर देखने को मिलेंगे आपको, और परसों थोड़े से और एग्रेसिव रोल ओवर्स देखने को मिलेंगे। आज बाजार क्योंकि टर्बुलेंस में था तो शायद पोजीशंस रोल ओवर ना हुई हो। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, चंदन और राजेश पालवे जी, प्रकाश सर, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखने के लिए। हेमंत, आज 2020 के रिटर्न्स कैसी रही आज? तो आपको 2020 के रिटर्न्स और उसके बाद फिर कमोडिटी बाजारों की बात भी होने वाली है दीपावली के साथ। लेकिन ये देखिए आज तो आईटी शेयरों का ही दिन था। आप देखिए आधा % के रिटर्न्स दोनों ही टीम ने कमा कर दिए। नीरज ने बाजी मारी है, 0.6% के रिटर्न्स उनकी टीम ने आपको कमा कर दिए हैं। तो आईटी शेयर आज भागते हुए आपको नजर आए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ब्रेक लेंगे, शायद उस टीम को डॉक्टर साहब फायर करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? ओके, कुछ दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। देखिए ये बेचने वाले स्टॉक्स थे जो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे थे। नीरज की टीम में टाटा मोटर और इंटरग्लोब एविएशन, ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने सबसे शानदार रिटर्न्स दिए आज के दिन। मदरसन सुमी भी देखिए फिसलता हुआ आपको नजर आया। चलिए कुछ तकनीकी दिक्कत है इसलिए हम आपको दोनों टीम्स नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कमोडिटी बाजार की। दीपावली कमोडिटी बाजार का पूरा एक्शन आपके सामने पेश करेंगे। वीरू और मुझे दीजिए विदा, नमस्कार। नमस्कार।